हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी बच्चा लोग का। जैसा कि आप जानते हो, प्रीलिम्स इज अराउंड द कॉर्नर। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम्स का प्रीलिम्स 24 मई 2026 को है और अब आपके पास 4 महीने से भी कम का समय बचा है। ऐसे में न्यूज़पेपर एनालिसिस हिंदू इंडियन एक्सप्रेस में, स्पेशली द हिंदू में जो चीजें आई हैं उनको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे केस में आपको प्रीलिम स्पेसिफिक स्पेशली बहुत सारे फैक्ट्स पता होने चाहिए। और कभी कभी ऐसा होगा इस तैयारी के टाइम पर आपका न्यूज़पेपर मिस हो जाएगा, तो आपको गाइडेंस भी चाहिए रहेगी। जो बच्चे पहले से न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते आ रहे हैं उनके लिए भी एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है मैं 4 न्यूज अपनी मर्जी की पढ़ा कैच करके और उनमें कुछ भी एनालिसिस करके चली जाऊंगी। यहाँ पर आपको पूरा जो भी न्यूज़पेपर में इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आए उनका होलिस्टिक एनालिसिस करवाया जाएगा एवरी सिंगल डे। और इसके साथ साथ आपके लिए कुछ प्रैक्टिस की चीजें भी रहेंगी, जैसे कि मैपिंग प्रैक्टिस रहेगी जो कि प्रीलिम्स में ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट होती है। और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स यहाँ पर रहेंगे, जैसे कि प्रीलिम्स और मेंस में जो पुराने सवाल आए हैं उनका एग्जैक्ट रिप्रोडक्शन यहाँ पर की क्या है, और एक्सपेक्टेड जो सवाल हैं प्रीलिम्स के वो भी रहेंगे। तो इस साल जो प्रीलिम्स दे रहे हैं उनके लिए तो एनालिसिस इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप दूसरी एग्जाम्स के बारे में तैयारी कर रहे हो, दूसरी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो जैसे स्टेट सिविल सर्विसेज वगैरह, और आप न्यूज़पेपर से बहुत अच्छे से थॉरो होना चाहते हो ऑन एन एवरीडे बेसिस, तब भी आप इस पर्टिकुलर डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस को, इस पर्टिकुलर न्यूज़पेपर स्पेशली द हिंदू के एनालिसिस को देख सकते हो। आज है 6 जनवरी, तो सबसे पहले हम आज का एनालिसिस देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट आया है। स्पेशल फोकस यहाँ पर इंडिया यूएस के ट्रेड फ्रिक्शंस और सारी चीजों में रहेगा। फ्रिक्शंस में बेसिकली आपको पता है यहाँ पर कि यूएस ने दोबारा से हमें थ्रेटन किया डोनाल्ड ट्रंप ने कि अगर आप रशिया से ट्रेड करना नहीं छोड़ोगे तो हमारे ऊपर एक्स्ट्रा टैरिफ्स लगा देंगे। ये पर्टिकुलर इंडेक्स है, आज जितनी भी चीजें आई हैं, दिस टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स गाइस टू क्रिएट दिस पीडीएफ। इसीलिए अगर आपको ये कंटेंट चाहिए तो आप यहाँ पर इस यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म है, इसको फिल कर सकते हैं। इस फॉर्म के फिल करते ही रिस्पॉन्स में आपको ये पर्टिकुलर पीडीएफ अवेल हो जाएगा। इनफैक्ट इसी के साथ साथ आप इस वीडियो को भी ज्यादा शेयर, लाइक और इस पे कमेंट कर सकते हैं, सो एज टू प्रोवाइड फर्दर मोटिवेशन टू ब्रिंग सच गुड कंटेंट फॉर यू पीपल। और इसके साथ साथ अगर आपको डेली इसी न्यूज़पेपर एनालिसिस वगैरह से रिलेटेड अपडेट्स चाहिए, न्यूज की अपडेट्स चाहिए, आर्टिकल्स की समरीज चाहिए, क्वेश्चंस चाहिए प्रीलिम्स के, तो वो सब भी आपको अवेल हो जाएगा थ्रू टेलीग्राम ग्रुप। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का भी लिंक यहाँ पर नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड। चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम एनालिसिस के साथ विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम फर्दर। अब मैं अगर पार्ट 1 को देखूं यहाँ पे, तो सबसे पहले न्यूज मैं पेज 1 से उठा रही हूँ, जिसमें टाइटल है ट्रम्प थ्रेटन्स इंडिया ओवर रशियन ऑयल इंपोर्ट्स। ये ऐसा का ऐसा आपको टाइटल मिल जाएगा, यू डोंट हैव टू सर्च फॉर एनीथिंग। देखिए पूरा का पूरा आर्टिकल अगर मैं यहाँ पे पेस्ट करती हूँ तो उससे काफी सारी आपकी स्पेस चली जाती है और वो आपके लिए सेव करने में, नोट्स की तरह बना के रखने में भी डिफिकल्ट होता है। इसको आप एज इट इज पीडीएफ को अपने नोट्स की तरह बना के रख सकते हो, इसमें से कंटेंट ले सकते हो। और वैसे भी आर्टिकल में जो है उसकी समरी मैं ऑलरेडी यहाँ पर आपके लिए प्रोवाइड कर चुकी हूँ, इसलिए आर्टिकल पेस्ट नहीं किया है, उसका पेज नंबर बताया है, पेज कौन सा है और टाइटल कौन सा है ये बताया है, सो दैट हमारे एनालिसिस के लिए भी थोड़ा सा इजी रहे, कन्वीनियंट रहे। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि ऐसे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं इनकी पॉलिसीज इंडिया पर कैसे इंपैक्ट डालती हैं, दैट इज अ मेन क्वेश्चन टू बी आस्क्ड। अब 2018 में अगर इससे रिलेटेड मैं पीवाईक्यू देखूं तो यहाँ पर एक पीवाईक्यू भी आया था जब डोनाल्ड ट्रंप का फर्स्ट टेन्योर चल रहा था 2016 से 20 के आसपास का लगभग, और उस टाइम पर प्रोटेक्शनिज्म आया था, डब्ल्यूटीओ से दोबारा डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे पीछे हटने लगे थे, पेरिस क्लाइमेट डील से पीछे हटने लगे थे, ये सब हो रहा था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे पूछा गया था, हाउ विड द रीसेंट फिनोमिनन ऑफ प्रोटेक्शनिज्म एंड करेंसी मैनिपुलेशंस इन वर्ल्ड ट्रेड इफेक्ट मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ इंडिया। प्रोटेक्शनिज्म की बात यूएस को टारगेट करते हो, करेंसी मैनिपुलेशंस क्योंकि यूएस ने इंडिया और चाइना को करेंसी मैनिपुलेटर बोला था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन हिज फर्स्ट टर्म। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये सवाल आया है। तो आप देख लो सवाल सीधा सीधा इन पर्टिकुलर ये जो ट्रंप की यहाँ पर चीजें हैं, ये जो यूएस की चीजें हैं, यूएस और इंडिया की पॉलिसीज हैं, इनसे सीधा सीधा यूएस की पॉलिसीज से सवाल आ चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब कंटेंट की बात करो तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला है कि इंडिया ने रिसेंटली रशिया से इंपोर्ट्स कम किए हैं और इससे वो हैप्पी हुए हैं। नाउ दिस इज टिपिकल ईगो किसी भी लीडर की, जो आपको दिखता है लीडर्स के अंदर भी ईगो होती है, लीडर्स को लीड करना होता है दुनिया को, बट इनके अंदर भी ईगो है। ये इनके स्टेटमेंट से यहाँ पे समझ में आ रहा था, इसको आप ऐसे में भी कहीं लिख सकते हो, बट अभी तो हम प्रीलिम्स का देखेंगे। तो उन्होंने थ्रेटन किया कि एडिशनल टैरिफ्स इंपोज किए जाएंगे बहुत जल्द, मतलब अगर इंडिया सिग्निफिकेंट परचेसेस को कंटिन्यू करता है फ्रॉम रशिया, एंड दिस इज अ टिपिकल पॉलिसी ऑफ थ्रेट जो डोनाल्ड ट्रंप ने लगाई है पिछले कुछ दिन से। वेनेजुएला पर भी, यहाँ पर वेनेजुएला के रॉबर्ट मदुरो को लेके गए वेनेजुएला से एंड ऑल ऑफ दैट। अब कोलंबिया ने तो ये भी बोल दिया कि हम तुमसे बदला लेंगे इस बात का। चलिए ठीक है, तो यूएस यहाँ पर ऑलरेडी 1% टैक्स आउटबाउंड रेमिटेंसेस पर लगा चुका है, क्योंकि इंडिया वर्ल्ड जो हमारी रिपोर्ट्स हैं रेमिटेंसेस की, इनके हिसाब से इंडिया इज द लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ रेमिटेंसेस
और इंडिया के बाद नेक्स्ट इज मेक्सिको। तो इन कंट्रीज में फिर इसके बाद आता है चाइना, है ना। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन की रिपोर्ट्स आती है बेसिकली रेमिटेंसेस पर, इनके हिसाब से इंडिया सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस रिसीव करता है। तो इंडिया के जो स्किल्ड वर्कर्स हैं इनको तकलीफ हो यूएस में जो यहाँ पे हमारा जो ब्रेन ड्रेन हुआ है, इसे तकलीफ हो और ये रेमिटेंसेस भेज ना पाए वापस, तो इस हिसाब से आप देखो 1% टैक्स आउटबाउंड रेमिटेंसेस पर भी लगाया गया। हमारे पास टैरिफ लगाया गया, साथ साथ ये भी लगाया गया। ये 1 जनवरी से इफेक्टिव हो गया है, जैसे वन बिग ब्यूटीफुल बिल कह रहे हैं, मतलब पता नहीं क्या ब्यूटीफुल है इसमें। और इंडिया की अगर आप बात करो तो जैसा हमने देखा है 2024-25 में भी वी हैव बीन द लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ रेमिटेंसेस। हमारे लोग ऑब्वियसली बाहर जाते हैं तो अपने फैमिली वालों को ज्यादा केयर करते हैं, ज्यादा रेमिटेंसेस भेजते हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है? दूसरे कंट्रीज के भी लोग ऐसा कर सकते हैं बट ठीक है। तो $124.31 बिलियन यहाँ 2024-25 में रीच हुए हैं। इनफैक्ट यूएस का जो रेमिटेंसेस का शेयर है वो अगर आप देखो तो 2016-17 में 23% से 27% हो गया। यानी अब हमारे जितने भी रेमिटेंस मान लो 100 रुपए हर साल रेमिटेंस आ रहे हैं, तो उसमें से 27-28 रुपए यूएस से आ रहे हैं हमारे। तो ये दिखा रहा है कि हमारे स्किल्ड वर्कर्स, क्योंकि यूएस में बहुत सारे स्किल्ड वर्कर्स भी जाते हैं, अनस्किल्ड भी जाते हैं, सेमी स्किल्ड भी जाते हैं, बट काफी सारे ऐसे यूएस में हाईटेक स्टेम सेक्टर्स में स्किल्ड वर्कर्स जाते हैं, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन शायद बढ़ रहा है। और यहाँ पर ट्रम्प जो है इसमें ये बात कर रहे हैं कि हम रेसिप्रोकल टैरिफ्स लेवरेज करेंगे, है ना। तो मतलब जैसे कोई कंट्री है उसके जो कोई इंपोर्टिंग कंट्री है, रेसिप्रोकल टैरिफ्स क्या होते हैं? कोई इंपोर्टिंग कंट्री यहाँ पे टैक्स इंपोज करे ऑन फॉरेन गुड्स टू मैच द एक्सपोर्टर्स रेट। जैसे हम इंडिया से यूएस में प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं, तो हमारे टैरिफ्स को रेट को मैच करने के लिए यूएस बोल रहा है कि ये तो हम रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगा रहे हैं। मतलब नाम रेसिप्रोकल टैरिफ्स का लगा रहे हैं सो दैट ये ना लगे कि दे आर ट्राइंग टू थ्रेटन अस, जबकि इंडिया और यूएस का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। यूएस इंडिया कंपैरिजन में काफी जल्दी आजाद हो गया था, यूएस काफी डेवलप्ड है, इट वाज वन ऑफ द सुपर पावर्स इन कोल्ड वॉर, वन ऑफ द 2 सुपर पावर्स, और इंडिया तो अभी अभी राइज हुआ है, मतलब डेवलप करना हमने स्टार्ट किया है, एंड वी आर नॉट डेवलप्ड बट स्टिल दे डू दिस। अब स्टैटिक अगर इसमें हम लिंकेजेस देखें तो दिस इज रिलेटेड टू इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, क्योंकि हम अपनी फॉरेन पॉलिसी में नॉन अलाइनमेंट टर्म को तो अब यूज नहीं करते, अब तो नई टर्मिनोलॉजी है कि हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को यूज करते हैं। बट पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इज मल्टी अलाइनमेंट एक्चुअली, कि हम यूएस से भी बातचीत करेंगे, चाइना से भी अच्छी बातचीत करेंगे, रशिया से भी बातचीत करेंगे, और अपने आप को मल्टी अलाइन रखेंगे सो एज टू नॉट पुट ऑल आवर एग्स इन वन बास्केट। और इंडिया की यही पॉलिसी हमें अलाउ करती है कि हम ऑयल को इंपोर्ट करें, क्योंकि हमारी एनर्जी सिक्योरिटी की डिमांड्स काफी हैवी है, लाइक चाइना, है ना। और चाइना के बाद तो चलो रिसोर्सेज है, हमारी तो एनर्जी सिक्योरिटी में हमने अभी एनर्जी में सेल्फ रिलायंस अचीव भी नहीं किया, बहुत दूर है मुझसे। हालांकि रेन्यूएबल्स को हम प्रमोट करें बट स्टिल न्यूक्लियर को भी प्रमोट कर रहे हैं फ्यूचर को, सिनारियो को देखते हुए। लेकिन ऑफकोर्स हमें वेस्ट के साथ टाइज मेंटेन करते हुए इसलिए रशिया और ईरान जैसी कंट्रीज की तरफ भी देखना पड़ता है, जो कि वेस्ट को पसंद नहीं आता। अब इसके साथ साथ हमारे जो रेमिटेंसेज हैं वो हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट को भी अच्छा करने में रोल प्ले करते हैं, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट में अगर आप बात करो तो जो हमारा इनविजिबल्स और विजिबल्स का जो कंपोनेंट है, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट में अगर आप बात करो ट्रेड की, तो ट्रेड में विजिबल्स के कंपोनेंट में इंडिया हमेशा डेफिसिट में रहता है। इनविजिबल्स के कंपोनेंट में एक तो सर्विसेज के ट्रांसफर से हमारे पास पैसा आता है, सर्विसेज वगैरह हम प्रोवाइड करते हैं उससे, और बाकी ट्रांसफर से हमारे पास पैसा आता है अदरवाइज, है ना, जो कि इनविजिबल के ट्रेड से अलग है। ट्रांसफर्स यानी कि रेमिटेंसेज हमारे पास आते हैं, तो इसी से हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट अच्छा होता है। अगर यूएस इस पर भी टैक्स लगाएगा तो हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, और इससे हमारी बैलेंस शीट पर और ज्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो ये आप देख रहे हो। हालांकि अब इंडिया से जो पुराना जो इंडिया में एफडीआई वगैरह इन्वेस्ट हुआ है, और स्पेशली एफपीआई वगैरह जो आता है, जो वोलेटाइल होता है, वोलेटाइल इन्वेस्टमेंट है, लेस देन 10% ऑफ ओनरशिप के लिए, इसमें आप देखते हो कि ऑलरेडी काफी ज्यादा बाहर भी जा रहा है इंडिया से पैसा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अंदर आ रहा है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो काफी ज्यादा हमारे पास जो फाइनेंशियल ईयर 2025 में भी ऐसा हुआ था, बट स्टिल आप देख रहे हो कि रेमिटेंसेज हमारे लिए जरूरी है इन सब चीजों को बैलेंस करते हुए, कंसिडरिंग कि अब एफडीआई एफपीआई में भी इतना ज्यादा इनफ्लोज की बजाय आउटफ्लोज थोड़े रहते हैं। प्रोटेक्शनिज्म की बात करें तो ऑफ कोर्स दिस इज अ फिनोमिना ऑफ प्रोटेक्शनिज्म बाय द यूएस, क्योंकि यहाँ पे ग्लोबल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन जैसे बात करते थे ग्लोबलाइजेशन की, जैसे इन्होंने पुश किया था वॉशिंगटन कंसेंसस 1990s में, फिर डब्ल्यूटीओ को लेकर आए थे, अब उन सब के ठीक है ऑपोजिट जा रहे हैं, ये देखते हुए कि सिचुएशन इन्हीं के खिलाफ जा रही है, इन्हीं की बनाई हुई। तो ये जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन यहाँ पे हो रहा है, और इसके साथ साथ इस तरीके की पॉलिसी से फ्रेंड शोरिंग भी होती है। जैसे इन्होंने टैरिफ्स वगैरह लगा दिए, फिर यूरोप पर इनकी डिपेंडेंसी सप्लाई चेन की ज्यादा हो जाएगी, तो जो इनके नियर फ्रेंड्स है, ज्यादा बेटर फ्रेंड्स है, वहां पर सप्लाई चेन शिफ्ट हो जाती है। सेम इंडिया के साथ भी हो सकता है,
और चलो इंडिया यूएस तो ठीक है, चाइना के कॉन्टेक्स्ट में तो फ्रेंड शोरिंग बहुत सारी कंट्रीज कर भी चुकी है आफ्टर कोविड। और इसके साथ साथ यहाँ पर आप देखते हो कि ये जो WTO है, ये इसके हिसाब से भी इस तरीके की पॉलिसीज नॉन टैरिफ बैरियर्स कहला सकती हैं, क्योंकि इंडिया ने पहले भी यहाँ पर इंडिया बेसिकली यूएस की काफी सारी कंप्लेंट्स को पहले ही फेस करता है, जैसे सोलर पैनल वगैरह पर। तो इंडिया भी WTO में जा सकता है और इस तरीके की कंप्लेंट लगा सकता है कि इस तरीके से बैरियर्स क्रिएट करने की कोशिश है ना। रेसिप्रोकल टैरिफ तो सीधा टैरिफ बैरियर्स ही क्रिएट कर रहे हैं, बट हाँ, इंडिया पर यूएस ने काफी इल्जाम लगाए थे पहले नॉन टैरिफ बैरियर्स के, तो ऐसा लग रहा है कि रेसिप्रोकल टैरिफ से वही सारे बैरियर्स का रिस्पॉन्स करने की कोशिश कहीं ना कहीं यूएस हमारे साथ कर रहा है। क्योंकि WTO में तो वैसे भी अब ज्यादा कुछ होता नहीं है, क्योंकि WTO के एपेलेट मैकेनिज्म्स में भी आप देखोगे तो बहुत बार यूएस अपॉइंटमेंट्स रोक देता है, जैसे ट्रम्प के फर्स्ट टर्म में भी हुआ था। सो दैट्स देयर। और इसके साथ साथ इंडिया यूएस का जो बायलैटरल ट्रेड है उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि अभी हमने थोड़े टाइम पहले ही इंडिया ने यूएस के साथ इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज किया था कि क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में हम अच्छा खासा ट्रेड करेंगे, बट इन सारी इम्पैक्ट पर, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज पर, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पर, पार्टनरशिप पर, जो ट्रस्ट बनाया था हमने इसके रिगार्ड में, उन सब चीजों पर इम्पैक्ट पड़ सकता है अगर हम इसी तरीके से आपस में लड़ते जाते हैं और टैक्सेस लगाते जाते हैं, और इसी तरीके से चीजें चलती जाएंगी। अब PYQs अगर हम देखें, पुराने सवाल देखें, तो एक तो हमारे पास ये है, बाकी प्रीलिम्स में यहाँ पर आप देखोगे तो चलो ठीक है, वैसे प्रीलिम्स में इतना कुछ खास यहाँ पर, बट हाँ, रेसिप्रोकल टैरिफ्स के बारे में पूछा जा सकता है कि रेसिप्रोकल टैरिफ्स क्या है, तो इसके बारे में आप बता सकते हो, कमेंट में भी बता सकते हो कि रेसिप्रोकल टैरिफ्स क्या है। टैक्स टू मैच एन एक्सपोर्टर्स टैरिफ रेट, सब्सिडी फॉर डोमेस्टिक एक्सपोर्टर्स, WTO मैंडेटेड ग्रीन टैक्स, या फिर नन ऑफ द अबव, इसको हम डिस्कस कर सकते हैं। बाकी इंडिया यूएस के कॉन्टेक्स्ट में एनर्जी सिक्योरिटी और ट्रेड स्टेबिलिटी पर भी सवाल आ सकते हैं, दैट दीज आर ट्विन पिलर्स ऑफ इंडिया यूएस पार्टनरशिप। लेकिन रीसेंट जो टैरिफ थ्रेट्स हैं और रशियन ऑयल डिपेंडेंसी है, इसके कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर इन सब चीजों को बताना है। तो ये यहाँ पर आप डिस्कस कर सकते हैं। थोड़ा सा रेसिप्रोकल टैरिफ्स के बारे में यहाँ आप देख भी सकते हो, इट इज वेरी इजी बेस्ड ऑन द डिस्कशन। अब पेज 6 की एक न्यूज पर चलते हैं। राजनाथ कमीशंस ICGS समुद्र प्रताप, तो ये बेसिकली सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारे मैंडेट, इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, इससे रिलेटेड है। अब यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करें तो जो पुराने सवाल हैं इसमें, जैसे हाईलाइटिंग द रोल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड इन इंडिया, डिस्कस द इश्यूज एसोसिएटेड विद दिस फोर्स, इस पर मतलब बेसिकली बात यह है कि जब हम यहाँ पे कोई भी ऐसे कमीशनिंग की बात करें तो उससे हमें थोड़ा बहुत लिंक करना आना चाहिए कि क्या है, बेसिकली डिफेंस से रिलेटेड यहाँ पर ये सारी चीजें हैं, और इस तरीके से पुराने सवाल और सिलेबस से हमने लिंक भी कर दिया। वैसे तो इतना कुछ खास लिंकेज हमें दिख नहीं रहा, बट ठीक है, मतलब एटलीस्ट वी हैव टू डू दिस फॉर एवरी आर्टिकल सो एज टू गेट मोर एंड मोर क्लैरिटी विद ईच डे, जब से मतलब एग्जाम जैसे जैसे पास आ रही है, क्योंकि मेंस के जो सवाल है वो भी प्रीलिम्स में, क्योंकि जो कभी मेंस में आता है वो मतलब उसी के अगले साल या उसी के कुछ साल बाद प्रीलिम्स में भी एक थीम बन जाता है, तो इसलिए हम यहाँ पे दोनों को साथ में लेके चल रहे हैं, हालांकि आपका प्रीलिम्स पास में आ रहा है। तो अगर हम देखें यहाँ पर इसका कंटेंट, तो जो ICGS समुद्र प्रताप है, इट इज फर्स्ट ऑफ 2 इंडिजिनसली डिजाइंड पोल्यूशन कंट्रोल वेसल्स फॉर इंडियन कोस्ट गार्ड। कोस्ट गार्ड है हमारी, एक तो नेवी है, एक स्टेट की कोस्टल पुलिस होती है बहुत बार, है ना। इन्हीं के बीच में एक स्ट्रक्चर है एज अ ब्रिज मेकिंग मैकेनिज्म, जैसे इंडियन कोस्ट गार्ड बोलते हैं, बिल्कुल पैरामिलिट्री जैसे, जैसे पैरामिलिट्री आर्मी और पुलिस के बीच में एक ब्रिज का काम करती है। तो कोस्ट गार्ड हमारे इंडिया की कोस्ट पर एस्पियोनाज वगैरह की एक्टिविटीज, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, लोगों की मदद करना, फिशरमैन को रेस्क्यू करना, इन सब में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यही कोस्ट गार्ड के 2 ऐसे इंडिजिनसली डिजाइन पोल्यूशन कंट्रोल वेसल आने वाले हैं। ये वेसल्स पोल्यूशन कंट्रोल में हेल्प करेंगे, और इनमें से एक समुद्र प्रताप गोवा में कमीशन हो चुका है। इसमें अच्छी बात यह है कि 60% इंडियनाइजेशन कंटेंट के साथ, यानी इसका जो इंडिजिनस कंटेंट है वो 60% है, 60% कंटेंट हमारे यहाँ से ही, इंडिया से ही है। दैट्स अ गुड थिंग, क्योंकि नेवी में आप देखोगे कि नेवी डिफेंस में इंडिजिनाइजेशन में कंपेयर टू आर्मी एंड कंपेयर टू एयरफोर्स आगे रही है हिस्टोरिकल, बट इसी मोमेंटम को हमें कंटिन्यू रखना है। तो कहीं ना कहीं वी आर कंटिन्यूइंग दिस मोमेंटम, और इस वेसल का रोल क्या रहेगा, बेसिकली बहुत बार ऑयल स्पिल का, यहाँ पर ऑयल स्पिल का फिनोमिना हो जाता है, शिप्स वगैरह से ऑयल लीकेज हो जाता है, पोल्यूशन हो जाता है, बहुत बार फायर फाइटिंग करनी होती है, शिप्स पे आग भी लग जाती है ऑयल और बाकी प्रोडक्ट्स लेने वाले वोलेटाइल प्रोडक्ट्स से, और बहुत बार ऐसे ऑपरेशन हमें सी में करने पड़ते हैं। तो इन सब में समुद्र प्रताप कोस्ट गार्ड को यहाँ पर हेल्प करेगा। डिफेंस मिनिस्टर ने ऑफकोर्स इसे कमीशन किया है, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर आर डिफेंस इकोसिस्टम। अब कोस्ट गार्ड का काम क्या है, आप देखेंगे कोस्ट गार्ड का काम ना सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, फिशरमैन की मदद करना, सिक्योरिटी में मदद करना, पेट्रोलिंग में मदद करना, बट इसके साथ साथ कोस्ट गार्ड को हमने मैरिटाइम एनवायरनमेंट को और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स अनक्लॉज के 1982 के नियमों के हिसाब से कोस्ट से लेकर 200 नॉटिकल माइल्स तक के एरिया में लॉस को इन्फोर्स करने के लिए भी हमने कोस्ट गार्ड को रिस्पॉन्सिबल बना रखा है। हालांकि तब भी आप देखोगे कि इंडिया के बहुत सारे कोस्ट पर ऐसे मरीन पोल्यूशन के
बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमने इनिशिएटिव्स भी किए हैं मरीन पोल्यूशन को रोकने के लिए, जैसे ऑयल जेपर टेक्नोलॉजीज, 5 तरीके के बैक्टीरिया को एक साथ मर्ज कर दिया और इनसे बायो रेमेडिएशन करवाते हैं। जैसे जब ऑयल यहाँ पे समुद्र की सतह पर पानी पे तैरने लगता है तो उसका कोई ऑल्टरनेटिव हमें दिखाई नहीं देता, भाई साहब इसका करे क्या, लेकिन ऑयल जेपर टेक्नोलॉजी से ये जो बैक्टीरिया है ये लिटरली ऑयल को खा जाते हैं और फिर धीरे धीरे ये जो ऑयल का पोल्यूशन है खत्म हो जाता है, क्योंकि अगर खत्म नहीं होगा तो सनलाइट का ब्लॉकेज होगा, नीचे ऑर्गेनिजम्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ऑर्गेनिजम्स ऐसे जो केमिकल्स हैं ऑयल्स के इसको खाते रहेंगे या इंजेस्ट कर देंगे तो फिर वो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, उससे डेथ हो सकती है इकोसिस्टम की पूरे। तो ये सब यहाँ पर हैंडल करने में इस तरीके की टेक्नोलॉजीज काम करती हैं, तो इट्स अ गुड बायो रेमेडिएशन टेक्निक जो हम यूज करते हैं। और इसके साथ साथ ये जो पोल्यूशन कंट्रोल वेसल्स है ये हमारी पूरी कोस्ट लाइन, अभी हमारी कोस्ट लाइन की लेंथ बढ़ चुकी है, 11,000 किलोमीटर समथिंग हो चुकी है लेटेस्ट 2025 के अपडेट्स के हिसाब से, अभी 2026 चल रहे हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पर कोस्ट लाइन की जो इकोलॉजिकल हेल्थ है उसको भी मेंटेन करने में काम करेगा, है ना। बाकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की अगर आप बात करो तो ये कोस्ट गार्ड को और आर्म्ड फोर्सेस को कंट्रोल करते हैं, तो यहाँ पर डिफेंस मिनिस्टर को ही इसका वो करना था, इनॉग्रेशन करना था। और इंडिजिनाइजेशन हम देख ही चुके हैं कि मतलब अब हम डिफेंस प्रोक्योरमेंट जो प्रोसीजर है उसमें इंडिजिनाइजेशन को काफी वैल्यू कर रहे हैं और उस हिसाब से हमें इंडिजिनाइजेशन पर काफी एफर्ट्स दिख रहे हैं। और इंडिया की जो कमिटमेंट है इंटरनेशनली बायोडिवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन में एक ट्रीटी है जो हम लाए हैं हाई सीज पर, जो हाई सीज है हमारे जो ग्लोबल कॉमन्स एक तरीके से, वहां पर इसी 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 पर्टिकुलर ट्रीटी के हिसाब से 2030 तक 30% ऑफ ऐसे हाई सीज मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज की तरह डिक्लेयर हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो मरीन इकोसिस्टम है उसका प्रोटेक्शन किया जाएगा। ऐसे इंडिया ने भी इसको रिसेंटली साइन किया है तो उसकी कमिटमेंट्स में भी ये सब हेल्प करेगा। और उसके साथ साथ हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे रेडार नेटवर्क्स वगैरह वो भी इससे अच्छे हो जाएंगे, कोस्टल सिक्योरिटी भी अच्छी हो जाएगी, हमें पता चलेगा कोस्ट पे क्या चल रहा है, कौन सी शिप कहाँ जा रही है, ये सब हो रहा है। और आत्मनिर्भरता तो हमारी शिप बिल्डिंग में आ ही रही है ना। और इसके साथ साथ अगर आप कोस्ट गार्ड को एज एन ऑर्गेनाइजेशन देखो तो इट अलाइंस विद इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड्स फॉर इट्स एनवायरमेंटल सेफ्टी, तो ये इंडिया के लिए पॉजिटिव बात है। प्रीलिम्स में अगर आप देखो तो ऑयल जैपर पर पहले सवाल पूछा जा चुका है कि क्या है, और मेंस में हमारे पास एक्सटर्नल स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स कैसे चैलेंजेस क्रिएट करते हैं इंटरनल सिक्योरिटी में, इस पर सवाल पूछा जा सकता है, क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी में कोस्टल सिक्योरिटी भी आ गया। जैसे हमने कोस्टल सिक्योरिटी को यूजली कॉम्प्रोमाइज होते हुए देखा था 26/11 के टाइम पर, 2008 मुंबई अटैक्स के टाइम पर, राइट। तो इसलिए यहाँ पर ये सब इंपॉर्टेंट हो सकता है। कोस्टल सिक्योरिटी होलिस्टिकली देखनी चाहिए, इसमें एनवायरमेंट का भी कंपोनेंट आ जाएगा सो दैट कोस्ट गार्ड का प्रेजेंस और बढ़े। बाकी हम समुद्र प्रताप के बारे में क्वेश्चंस देख सकते हैं। समुद्र प्रताप के बारे में 2 स्टेटमेंट्स दे दिए। इट इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनसली डिजाइन पोल्यूशन कंट्रोल वेसल, इट हैज 60% इंडिजिनस कंटेंट। अब कौन सा इनमें से स्टेटमेंट सही है, इसमें मैं ऑप्शंस देती हूँ आपको, बोथ 1 and 2, बी ऑप्शन है ओनली 1, सी ऑप्शन है ओनली 2 एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। इसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ साथ साथ में, इजी हो क्वेश्चंस भले तब भी कुछ ना कुछ हेल्प मिलती जाएगी। और बाकी मेंस में भी पूछा जा सकता है कैसे इंडियन कोस्ट गार्ड या ओवरऑल हमारा जो नेवल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है कैसे ट्रांजिशन कर रहा है टुवर्ड्स स्पेशलाइज्ड वेसल्स फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्रोइंग मैरिटाइम ट्रेड, क्योंकि अब एनवायरमेंटल सिक्योरिटी भी मरीन स्फीयर में इज पार्ट ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी नो, तो उस हिसाब से ये सब इंपॉर्टेंट हो सकता है। बाकी हम आगे चलते हैं, इसके अलावा अब अगली न्यूज की तरफ हम चलते हैं। पेज 11 में एक एडिटोरियल है, 5 years ऑफ एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को 5 साल हो गए, 2020 में आई थी, 2025 5 साल हो गए, तो 2026 का एक रिव्यू है एक तरीके का। तो अगर हम यहाँ पर एनईपी की बात करें तो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो कस्तूरी रंगन कमेटी के रिकमेंडेशंस के बाद आया था। बाय द वे अगर इसको हम सिलेबस से मैच करें तो ये डेवलपमेंट ऑफ सोशल सेक्टर, मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर सर्विसेज रिलेटेड एजुकेशन, ये आपका पूरा जीएस में पूरा एक सिलेबस का ही पार्ट है। और एजुकेशन वैसे भी बहुत जगह पे यहाँ पर आ सकता है, तो उस हिसाब से दिस इज इंपॉर्टेंट, एजुकेशन और हेल्थ इंपॉर्टेंट है इसे जीएस पेपर 2 में सोशल जस्टिस के सिलेबस के अकॉर्डिंग। और अगर हम पुराने सवाल देखें तो जब ऐसी चाइल्ड पॉलिसी आई थी तब भी सवाल पूछा गया था, मेन प्रोविजंस ऑफ नेशनल चाइल्ड पॉलिसी थ्रो लाइट ऑन द स्टेजेस ऑफ इट्स इम्प्लीमेंटेशन, जब चाइल्ड पॉलिसी की एनिवर्सरी 2022 में आया था। तो इस तरीके के पॉलिसीज पर सवाल आते हैं और पॉलिसीज पर कंटेंट बच्चों को बहुत बार रटा रहता है प्रिपरेशन के टाइम पे, तो अच्छे से लिख भी सकते हो उसका एनालिसिस, तो आप पॉइंट देख के फिर आप लिख देते हो बहुत बार न्यूज़पेपर में चीजें पढ़ के एनालिसिस सुन के। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कंटेंट क्या है। तो देखिए एनईपी को 5 साल हो गए कस्तूरी रंगन कमेटी के रिकमेंडेशंस के हिसाब से, और एनईपी ने बहुत रिवॉल्यूशनरी चेंजेस की बात की थी। अभी तक क्या हो रहा है, हमारे पास 10+2 सिस्टम है, यानी क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक, उसके पहले तो नर्सरी एलकेजी यूकेजी है, उसको तो हम किंडरगार्टन मानते हैं, दैट इज किंडरगार्टन। क्लास 1 से लेकर 10 तक, फिर लगभग जब बच्चा 4-5 साल का होता है तो उसको क्लास 1 में डालते हैं, फिर वो 10 तक आते आते 16-17 साल का हो जाता है, फिर 10 के बाद 2 साल और है 11 और 12। ये 10+2 सिस्टम 100 साल से भी ज्यादा पुराना सिस्टम है हमारे पास, है ना। ब्रिटिशर्स के टाइम पर
यहाँ पर जो सैडलर कमीशन आया था उस टाइम पीरियड से ये 10+2 सिस्टम चल रहा है, लगभग 1917 के आसपास, जितना मुझे ध्यान आ रहा है। तो अब ये सिस्टम 100 साल से भी ज्यादा टाइम इसको हो गया। कोठारी कमीशन ने भी यही सिस्टम बेसिकली इसी को वो किया था कि हाँ ठीक है, एजुकेशन में खर्चा बनाओ ये सब, 1960s में। फिर जो 1980s में पॉलिसी आई थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसमें भी यही सिस्टम था। अब जाके अब इस सिस्टम को चेंज करेंगे और इस 10+2 को हम लोग 5+3+3+4 करेंगे, है ना, जिसमें 4 जो है वो लास्ट का, वो अभी का आप देखो क्लास 9 से लेकर 12 तक का है, कि ये जो आखिरी के 4 साल है इसमें एक ब्लॉक रहेगा। अभी क्या होता है, 10th के बाद सब कुछ चेंज हो जाता है, आपको सब्जेक्ट लेना पड़ता है, ब्रांच लेनी पड़ती है। अब आपको 8th के बाद ही, 9th से ही आपको ऐसा करना पड़ेगा। तो ये 4 साल में आपको अपने सब्जेक्ट चूज करने पड़ेंगे इनिशियली ही। फिर ये जो 3 वाला सिस्टम है, ये 6 to 8 वाला सिस्टम है। और फिर ये जो इसके बाद इसके पहले वाला सिस्टम है, ये 2 to 5 वाला सिस्टम है ना, 6 to 8 हो गया, 6, 7, 8। फिर ये 3 to 5 वाला 3, 4, 5 सिस्टम। फिर इसके पहले ये जो 5 साल हैं, ये 3 साल तो किंडरगार्टन के, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, है ना, और इसके बाद फर्स्ट एंड सेकंड क्लास। तो अब ये केजी के साथ साथ फर्स्ट एंड सेकंड क्लास ट्रीट की जाएंगी। तो ये इस तरीके से सिस्टम आएगा। और इसमें जो आखिरी के, ये जो आपके पहले हैं, ये इसमें ये जो इनिशियल जो है यहाँ पर प्ले बेस्ड लर्निंग होगी स्टार्टिंग के 3 साल, 3 से 6 साल के बच्चों के लिए। और इसमें आंगनवाड़ी को भी रिफर्बिश करेंगे कि वहाँ पे वो प्ले स्कूल जैसा माहौल हो आंगनवाड़ी में, है ना, ताकि वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ही बच्चों को खेल खेल में कुछ सिखा दें। अभी उनको बच्चों को बैठा के उनका वेट नापती है, हाइट नापती है, उनको खाने पीने को देती है, तो उसके साथ साथ ये भी हो जाए, प्ले बेस्ड लर्निंग हो जाए, है ना, बच्चे को स्कूल से डर ना लगे शुरुआत से, वो प्ले बेस्ड लर्निंग करेंगे। फिर फर्स्ट सेकंड में आते आते थोड़ा सा और सीरियस होगा मामला, प्ले बेस्ड लर्निंग से थोड़ा सा प्ले प्लस लर्निंग करेंगे। फिर यहाँ पर आते जो 3rd से 5th है, वहां तक आते आते थोड़ा सा एग्जाम्स का इंट्रोडक्शन करेंगे। फिर 6 तक आते आते ना बच्चा बड़ा हो जाता है, 10 से 11 साल का हो जाता है, तो वोकेशनल लर्निंग करेंगे, ताकि जो बच्चे अंडर प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से हैं उनको भी एक इंसेंटिव रहे स्कूल कंटिन्यू करने का, ड्रॉप आउट ना हो, कि हाँ वोकेशनल लर्निंग भी हो रही है, सीखो और कमाओ साथ में, सॉर्ट ऑफ हो सकता है ना। उसके बाद जो आखिरी के 4 साल है उसमें एक बुफे सिस्टम रख देंगे। अभी क्या होता है, अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स लिया तो आप कॉमर्स का कोई सब्जेक्ट नहीं ले सकते अपनी ब्रांच में 10th के बाद। लेकिन अब 8th के बाद जब सिस्टम चेंज होगा एनईपी के अकॉर्डिंग, तो आप अपने हिसाब से बुफे की तरह, जैसे शादी में जाके बुफे नहीं, अपने अपने सब्जेक्ट लेना, वैसे अपने अपने सब्जेक्ट ले सकते हो। तो ये पूरा सिस्टम आएगा एनईपी का। और इसके 5 साल पर एनालिसिस किया गया, तो ये पता चला कि देखिए बहुत सारे बॉटलनेक्स हैं, डिलेज हैं सेंटर स्टेट डिसएग्रीमेंट्स की वजह से, बहुत सारे स्टेट्स में एनईपी इंप्लीमेंट नहीं हो रहा। अभी केरला ने इसको बहुत ज्यादा रेजिस्ट करने की कोशिश की थी, फिर वहां के जो चीफ मिनिस्टर थे पिनरई विजयन, वही काफी ज्यादा घेरा गए थे एलडीएफ के, फिर प्रोटेस्ट हुआ, उन्हीं की पार्टी के लोगों ने इसको रेजिस्ट किया, मतलब उनके पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स को और उनके डिसीजंस को। तो फाइनली ये बात हुई कि नहीं नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे। और बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल इनर्शिया भी, देखो एजुकेशन के आसपास बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं, है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, इसके बहुत सारे स्कूल्स बने। अब सडनली सबको चेंज कर देना किसी पर्टिकुलर स्टेट में पॉसिबल नहीं, क्योंकि एजुकेशन बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट होता है। और एनईपी को हालांकि हम देखें तो फॉर्मुलेट तो 2.5 लाख ग्राम पंचायत से कंसल्ट करके किया गया था, क्योंकि कस्तूरी रंगन रिपोर्ट की भी काफी तारीफ की जाती है कि इतनी सारी ग्राम पंचायत से कंसल्ट करने के बाद, पूरे ग्राउंड लेवल पे हर एक जिले में जाने के बाद, क्योंकि ये 2.5 लाख ग्राम पंचायत सारे जिले आ जाएंगे इंडिया के, इसके बाद ये सब किया गया। बट हाँ, अभी हमें विजन 2040 तक पहुंचने में टाइम लगेगा, एफर्ट भी लगेगा, विच हैज द एम टू प्रोवाइड इक्विटेबल एक्सेस टू हाई क्वालिटी एजुकेशन फॉर एवरीवन। क्योंकि अभी हमारे पास कंपलसरी एजुकेशन का एक्सेस है एज पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21, जिसमें राइट टू एजुकेशन की बात की गई है। और इसी हिसाब से हमारे पास 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी आया था, जिसमें हमने ये सब चीजें इंट्रोड्यूस की थी राइट टू लाइफ में, आर्टिकल 21A की तरह। और इसमें कहा था कि 6 to 14 ईयर्स के बच्चे के लिए यहाँ पर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन स्टेट की तरफ से होगी। लेकिन अब कंपलसरी तो क्या, लेकिन हाँ हाई क्वालिटी एजुकेशन का एक्सेस सबके पास होना चाहिए इक्विटेबल, चाहे गरीब हो अमीर हो। इसका ऑब्जेक्टिव जो है विजन 2040 का, इसको पूरा करने के लिए हमें अभी भी काफी एफर्ट्स की जरूरत रहेगी, जिससे कि हम अपना एसडीजी गोल 4, यानी कि सभी को इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर सके, है ना, 2030 तक नहीं तो 2040 तक, ठीक है। एनईपी में साथ साथ यहाँ पर जो मेजर लोड ब्लॉक्स है उनमें 3 लैंग्वेज फॉर्मूला का भी इशू है, क्योंकि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला पर तमिलनाडु और जो साउथ के स्टेट्स हैं वो इसे हिंदी इम्पोजिशन की तरह समझते हैं, बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस। क्योंकि हमारे यहाँ पर 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को, जैसे कोठारी कमीशन ने रिकमेंड किया था, मॉडिफाई कर दिया गया था। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में क्या था, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के चलते इंग्लिश हिंदी तो पढ़ाई जा रही थी, इसके साथ साथ 3rd लैंग्वेज में कोई हिंदू बच्चा है तो उसे संस्कृत पढ़ा देंगे, मुस्लिम बच्चा है तो उसे उर्दू यहाँ पर ऑप्ट करने को बोल देंगे। तो मतलब ओवरऑल यहाँ पर एक्सपेक्टेड था कि नॉर्दर्न जो स्टेट्स हैं हमारे, जो एमपी, यूपी, बिहार, जो मेन स्ट्रीम स्टेट्स हैं, मतलब बिल्कुल कोर में आते हैं, कोस्टल एरिया से दूर, इनमें ये एक्सपेक्टेड था कि साउथ की कोई लैंग्वेज एज 3rd लैंग्वेज पढ़ाएंगे, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। तो तमिलनाडु में इसका बहुत ज्यादा विरोध किया जाता है कि हमें तुम हिंदी इंपोज करते हो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के टाइम पर, और तुम लोग खुद तो साउथ की लैंग्वेज सीखते नहीं हो।
सो दैट इज ऑल्सो देयर, और इंग्लिश को रिप्लेस करके हिंदी पोजीशन के यहाँ पे क्लेम्स किए जाते हैं। इसके साथ साथ फाउंडेशनल लिटरेसी की भी बात हुई थी, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की इन दिस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इंक्लूसिव ग्रोथ की भी बात हुई है यहाँ पर कि डेमोग्राफिक डिविडेंड से हम गेन्स कर सकें एजुकेशनल आउटकम्स को बेटर करते हुए, और यहाँ पर बहुत सारे एनजीओ का भी रोल रहेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो एसर रिपोर्ट है प्रथम एनजीओ की, वो दिखाती है कि हमारे लर्निंग में बहुत सारे गैप्स हैं, और इन गैप्स को फिल करने के लिए भी एनईपी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। और इसी के चलते हमने देखा है, इसी इक्विटेबल एजुकेशन के गोल के चलते हम काफी सारे डिजिटल एजुकेशन के इनिशिएटिव्स भी लाए हैं, जैसे दीक्षा है, पीएम ई विद्या है ना, तो ये सब लाए हैं ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की तरह। टीचर्स की ट्रेनिंग पर फोकस कर रहे हैं, जिस पर एनईपी में भी बात की गई है, जैसे निष्ठा टीचर्स ट्रेनिंग स्कीम, जिससे कि बेटर टीचर्स हमारे बच्चों को पढ़ाएं, जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में होता है, स्वीडन में होता है, फिनलैंड में होता है, जहाँ पे बेस्ट एजुकेशन सिस्टम्स है वर्ल्ड के, एंड टीचर्स आर वेरी वेल पेड देयर। तो ये आप देखोगे, साथ साथ वोकेशनल ट्रेनिंग के यहाँ पर इंटीग्रेशन की बात है क्लास 6 से ऑनवर्ड्स, और साथ साथ रेगुलेटरी बॉडी की भी बात है, क्योंकि अब कहा जा रहा है कि ये जो यूजीसी है इसमें बहुत सारे इश्यूज दिखाई दिए, और ये जो यहाँ पर ओवरलैप है ना, जैसे एआईसीटी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन को देखता है, जैसे आईआईटीज आईआईएम्स इन सबको, और जो यूजीसी है वो बाकी फिर कॉलेजेस को देखता है, तो इससे ओवरलैप भी होता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी का एस्केप भी होता है, दोनों बॉडीज एक दूसरे पर डाल सकती है। लेकिन एक बार हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया आ गया तो उसके बाद इसके चांसेस नहीं है, तो इस हिसाब से आप देखोगे कि हेकी की भी बात की जाती है। और इस सब से हम बेसिकली जो एससीज एसटीज हैं इनके भी इंटरेस्ट को, वल्नरेबल सेक्शंस की भी इंटरेस्ट को प्रमोट कर पाएंगे, जैसा कि हमारे यहाँ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी लिखा गया है। सो दैट्स व्हाई एनईपी इज इंपॉर्टेंट। इसके कुछ क्रिटिकल जो यहाँ पर इश्यूज है, इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज है, चैलेंजेस है, वो भी हम यहाँ पे देख चुके हैं। बाकी एक क्वेश्चन अगर आप देखो 2016 का है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है ये सिर्फ और सिर्फ थियोरेटिकल रहेगा जब तक कि मैन पावर एजुकेट नहीं होता, अवेयर नहीं होता, स्किल्ड नहीं होता, क्रिएटिव नहीं होता। और एजुकेट यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें से एजुकेशन से ही क्रिएटिव भी बनेंगे बच्चे, और धीरे धीरे अवेयरनेस की तरफ भी बढ़ेंगे। अगर बेटर एजुकेशन रहेगी तो बेटर अवेयरनेस भी फ्यूचर में रिजल्ट करेगी। तो इसके बारे में क्या मेजर्स लिए हैं, ये 2016 में पूछा था। इसके साथ साथ 2022 में एक और पूछा था कि इनमें से कौन सा ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म के टॉप पर बनाया गया है, आरोग्य, कोविन, डिजिलॉकर या दीक्षा, है? तो इसका आप जवाब देना, ये पीवाईक्यू है तो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। बाकी एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि ये 5+3+4 किसको रिप्लेस कर रहा है, इजी सा। बाकी फेडरलिज्म के बारे में भी सवाल हो सकता है, क्योंकि सेंटर स्टेट के इश्यूज की वजह से मेजर प्रॉब्लम्स आ रही है। तो फेडरलिज्म इन एजुकेशन इज एज क्रूशियल एज द पॉलिसी इटसेल्फ। क्रिटिकली इवैल्यूएट इम्प्लीमेंटेशन हर्डल्स ऑफ एनईपी 2020 अक्रॉस इंडियन स्टेट्स। तो ये भी एक अच्छा पोटेंशियल फेडरलिज्म और एजुकेशन को कन्वर्ज करके आपसे पूछा जा सकता है। और इसके आसपास प्रीलिम्स के भी सवाल पूछे जा सकते हैं कि अच्छा एजुकेशन में फेडरलिज्म कैसे आता है, बिकॉज एजुकेशन इज अ कॉन्करेंट सब्जेक्ट। आजकल ऐसी चीजें की जाती है जो प्रोबेबल मेंस का क्वेश्चन होता है प्रीलिम्स पूछ लेते हैं, तो इसलिए ये सब डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है। बाकी आप देखोगे एनईपी का लॉन्च, इसके साथ साथ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन अभी एनईपी के हिसाब से 3 to 6 ईयर्स के बच्चों के लिए इंप्लीमेंट हो चुका है, ताकि शुरुआत से ही एजुकेशन में इक्विटी रहे, गरीब का बच्चा अमीर का बच्चा बराबर रहे, जो प्ले स्कूल में पढ़ रहे हैं महंगे से महंगे और जो आंगनबाड़ी में बैठा हुआ है दोनों बराबर रहे। इसके साथ साथ 2024 में डिजिटल लिटरेसी के टारगेट्स आए, 2026 तक मिड टर्म रिव्यू आएगा और 2040 तक इस पॉलिसी के हिसाब से जो विजन गोल है उसको अचीव करना है। अब इसके आगे हम चलते हैं थोड़ा सा नए अगले न्यूज की तरफ, जिसमें हम अडानी के बारे में पढ़ेंगे। बिजनेस पेज पर ही न्यूज आई है, सुप्रीम कोर्ट ग्रांट्स रिलीफ टू अडानी, सेट्स असाइड लेवी ऑन एसईजेड इलेक्ट्रिसिटी। देखिए ये बेसिकली जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का पूरा टॉपिक है, ये आपकी इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटेड टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ ग्रोथ, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, है ना, इंक्लूसिव ग्रोथ, डेवलपमेंट, इन सब से रिलेटेड है, क्योंकि एसईजेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स उसी में मदद करते हैं। और एसईजेड्स जो हैं वो हमारे पोर्ट्स के आसपास बनाए गए, मोस्टली कोस्टल एरियाज पर, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये हमारे पास दो इसके वो हैं सिलेबस के पॉइंट्स हैं। अब इसके साथ साथ एसईजेड पर मेंस में सवाल भी पूछा गया है। पहले सवाल क्या है, देयर इज अ क्लियर एक्नॉलेजमेंट दैट एसईजेड्स आर टूल ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट, डिस्कस द इश्यूज प्लेगिंग द सक्सेस ऑफ एसईजेड्स विथ रिस्पेक्ट टू टैक्सेशन एंड अदर इशू। 2015 में ये पूछा है मोटा मोटा सवाल, तो अभी 10 साल हो गए हैं और डेफिनेटली कुछ ना कुछ आ सकता है। अब यहाँ पर ये बात की गई है कि अडानी को सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ ग्रांट कर दिया और जो इलेक्ट्रिसिटी की एसईजेड की इलेक्ट्रिसिटी की जो लेवी थी उसको सेट असाइड कर दिया। ये बेंच के जस्टिसेस देखे तो ये अरविंद कुमार और एनवी अंजरिया का ये जजमेंट रहा है, जिसमें ये बताया गया है कि जो कस्टम्स ड्यूटी है दैट कैन नॉट बी इम्पोज्ड ऑन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइड फ्रॉम अ एसईजेड टू द डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। देखिए जो एसईजेड होता है उसे बाबा कल्याणी कमेटी की रिकमेंडेशंस के हिसाब से एसईजेड लाए गए थे, जिसको अभी हम आगे देखेंगे।
एसईजेड को बिल्कुल एक फॉरेन टेरिटरी की तरह ट्रीट कर किया जाता है, यानी कि यहाँ पर जितना भी प्रोडक्शन होगा, जितना भी यहाँ पर प्रोडक्शन होगा वो टैक्स फ्री रहेगा, जिसकी मदद से यहाँ से एक्सपोर्ट्स होंगे, है ना। तो इस तरीके से टैक्स कंसेशंस देके इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट किया जाता है, इंडस्ट्रियल यूनिट्स को प्रमोट किया जाता है। और इसके अंदर के जो एरियाज होते हैं, यानी एसईजेड के बाद के एरियाज, हमारे इंडिया के एरियाज, उन्हें डोमेस्टिक यहाँ पे टैरिफ एरिया कहा जाता है, कंपेयर टू एसईजेड जहां पे टैरिफ नहीं लग रहे। तो अब कोई भी इंडस्ट्री है तो वो अपने एसईजेड को डोमेस्टिक टैरिफ एरिया से अलग रखती है। अगर एक पेचकश या एक छोटे से पाने का भी इधर से उधर हो जाता है ना, उसका भी रिकॉर्ड देना पड़ता है। ये इंडस्ट्रीज में ऐसा होता है, आप देखोगे जाओगे कहीं भी किसी इंडस्ट्री में, कोस्टल एरिया में, तो ऐसा होता है। बट यहाँ पर होता ये है, वो क्या रहा था कि जो एसईजेड है वहां से ये अडानी वाले इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई कर रहे थे टू डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। तो ये रूल्स कब हो गया, क्योंकि डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में तो सारे तरीके के टैरिफ्स और कस्टम लेवीज लगते हैं। तो क्योंकि ये फॉरेन टेरिटरी की तरह ट्रीट किया जा रहा है, तो आप फॉरेन टेरिटरी से इलेक्ट्रिसिटी ला रहे हो डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में, क्योंकि यहाँ पे तो इलेक्ट्रिसिटी पर कंसेशन है। तो इस वजह से लेवी रेस की जानी थी। तो इस पर जजेस ने बोल दिया कि नहीं, ये कस्टम्स ड्यूटी इस तरीके से नहीं लगाई जा सकती। क्योंकि इसके पहले जो गुजरात हाईकोर्ट का जजमेंट था, उसने मुंड्रा के एसईजेड के बारे में सेम यही कहा कि नहीं नहीं, मुंड्रा का एसईजेड यहाँ गुजरात में, आपको पता होगा मुंड्रा इज अ वेरी फेमस पोर्ट ऑफ अडानी, जिसने बहुत ज्यादा गुजरात में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। और एक दो बार इसमें कुछ साल पहले ड्रग्स भी पकड़े गए थे, नॉट बिकॉज ऑफ अडानी, वो पास में हमारे पड़ोस में जो बैठे हैं ना, जो हमारे यहाँ ड्रग्स भेजते हैं, नार्को टेररिज्म करते हैं, उनकी वजह से। तो ये आप देखोगे कि ये जो मुंड्रा का जो एसईजेड है, यहाँ पर आप देखोगे कि अडानी लिमिटेड का कोल बेस्ड थर्मल प्लांट है जो एनर्जी जनरेट करता है। फिर यहाँ एसईजेड से डीटीए यानी गुजरात के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जा रही थी। तो इसके बारे में गुजरात हाईकोर्ट ने बोला था कि टैरिफ लेवी जो है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, वो देनी पड़ेगी। जो कस्टम ड्यूटी लगती है इलेक्ट्रिसिटी पर, वो आपको पे करनी पड़ेगी, है ना। लेकिन यहाँ पर अभी इस पर्टिकुलर जजमेंट में ये कहा कोर्ट ने कि देखिए, इस पर कोई स्टैट्यूटरी अथॉरिटी नहीं, इसका कोई रूल्स नहीं है, इसका कोई रेगुलेशन अभी तक नहीं बना है। तो आप जब तक रेगुलेशन नहीं बना है तब तक इस तरीके का टैक्स नहीं लगा सकते। हाँ, अभी आप ऐसा कोई रेगुलेशन बना के फिर आगे के जो ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं वहां पर टैक्स लगा सकते हो। तो दैट इज देयर। और इसीलिए यहाँ पर ये कहा गया कि स्टेट जो है वो ऐसे टैक्सेस रिटेन नहीं कर सकता एक इनवैलिड फ्रेमवर्क के थ्रू। ये डिस्प्यूट पूरा फरवरी 2010 में शुरू होता है, जब सेंटर ने कस्टम रूल्स को अमेंड करके एसईजेड टू डीटीए पावर सप्लाईज पर ड्यूटी इंपोज की थी। और इस पर रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन लगाया था फ्रॉम जून 2009। अब देखो, रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन अगर हम देखें क्रिमिनल मैटर्स में बहुत बार नहीं लगता है। जैसे आर्टिकल 20 हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उसमें आर्टिकल 20 पार्ट 1 है, जिसमें कहा गया है कि रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन अलाउड नहीं है। लेकिन यही रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन सिविल मैटर्स में अलाउड होता है। गवर्नमेंट रेट्रोस्पेक्टिवली लॉज बना सकती है और आपके ऊपर पनिशमेंट्स एंड फाइन्स भी इंपोज कर सकती है, जैसा गवर्नमेंट ने वोडाफोन के केस में भी, वोडाफोन हचिसन एसआर के केस में भी करने की कोशिश की थी। ये रेट्रोस्पेक्टिव यानी पीछे से, है ना। जैसे आपने धांधलेबाजी 2007 से शुरू की और गवर्नमेंट ने उस पर कोई रूल नहीं लगाया, लेकिन गवर्नमेंट को भी पता है, आपको भी पता है कि ये धांधलेबाजी है, कुछ क्रिएटिव आपने कीड़े किए हैं, ऐसा कुछ। तो इसलिए गवर्नमेंट 2008 में रूल बनाती है और बोलती है कि 2005 से लागू होगा, पीछे से लागू होगा। यानी 2007 से 8 तक जो आपने किया है उस पर भी आपको लेवी देना पड़ेगा, टैक्स, फाइन, पनिशमेंट, पैसे के टर्म्स में कुछ देना पड़ेगा। ये सब अलाउड है, सिविल मैटर्स में ऐसा अलाउड है, टैक्सेशन के मैटर्स में भी अलाउड है, तो गवर्नमेंट ने कर दिया, है ना। और ये फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट नहीं है। लेकिन बहुत बार ऐसे एप्लीकेशंस को सुप्रीम कोर्ट खारिज कर देती है, जैसे वोडाफोन हचेसर के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया, क्योंकि इनवैलिड माना जाएगा ना फिर। मतलब रूल नहीं है तो रूल बनाओ, अब इंडस्ट्री उसका फायदा उठा रही है, कोई रूल नहीं है तो वो तो मतलब हमारी गलती है ना कि हमने रूल नहीं बनाया एज गवर्नमेंट। तो ये यहाँ पर मेन आर्ग्यूमेंट है। और की आर्ग्यूमेंट ये भी था कि जो एसईडी अथॉरिटीज हैं, इन्होंने आर्ग्यू किया, अलग अलग एसईडी जो अथॉरिटीज हैं, स्पेशली अडानी वाली, कि जो एग्जेम्पशन है ये प्रोवाइड करने पर डबल बेनिफिट यहाँ पर प्रोवाइड होगा, एज अडानी वुड पे नो ड्यूटी ऑन रॉ मटेरियल कोल नॉर ऑन द फाइनल प्रोडक्ट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइड टू डीटी, है ना। तो इनको बेनिफिट हो रहा है इस तरीके से, इसलिए इन्होंने ऐसा किया। बाकी एसईजी की डेफिनेशन देखो तो वो एसईजी एक्ट बाबा कल्याणी कमेटी के रिकमेंडेशंस के हिसाब से एक्ट आया था 2005 में, और उस हिसाब से यहाँ पर एसईजीज को बताया गया कि एसईजीज क्या है। तो एसईजीज क्या है, एक्सप्रेसली डेवलप्ड इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स इंटेंडेड टू बूस्ट एक्सपोर्ट्स, जो मैंने आपको बताया था, इनिशियली समझाया था डायग्राम के साथ, वही है। और डोमेस्टिक टैरिफ एरिया क्या होता है, ये इंडिया के अंदर आते हैं और एसईजी के बाहर आते हैं। और गुड्स जो एसईजी से डीटीए तक आते हैं उन्हें इसलिए इंपोर्ट्स कहा जाता है, क्योंकि एसईजी को फॉरेन टेरिटरी मानते हैं, अंदर के एरियाज को, इंडिया के अंदर के एरियाज को डोमेस्टिक टैरिफ एरिया मानते हैं। तो अगर एसईजी से कुछ आएगा तो उसे इंपोर्ट माना जाएगा। और यहाँ पर आर्टिकल 265 का भी रेफरेंस है। बाबा कल्याणी कमेटी एक्चुअली एसईजी की रिव्यू पर आई थी। तो आर्टिकल 265 में क्या मेंशन्ड है कि कोई भी टैक्स लेवी नहीं किया जा सकता, कलेक्ट नहीं किया जा सकता, एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ।
तो जब अथॉरिटी ऑफ लॉ है ही नहीं यहाँ पे, जब फ्रेमवर्क ही नहीं बनाया, तो अडानी की इस क्रिएटिवनेस को आप कैसे, जैसे सिंपली क्रिएटिवनेस, जहां पे बिजनेस रूल नहीं होगा वहां पे फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, है ना। तो ऐसी क्रिएटिवनेस को आप, जब अथॉरिटी ऑफ लॉ ही नहीं है, जब आपने स्पेसिफाई नहीं किया, तो कैसे टैक्स कर सकते, दैट इज द मेजर इशू। और बाबा कल्याणी कमेटी ने यहाँ पे कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर सेट की, इन्होंने एसईजी पॉलिसी को रिव्यू भी किया था और ये भी बोला था कि अब एक्सपोर्ट सेंट्रिक से धीरे धीरे हमें शिफ्ट करना है, क्योंकि एसईजी से एक्सपोर्ट तो हो रहा है लेकिन एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रही, है ना। तो अब इन्हें एम्प्लॉयमेंट एंड हब सेंट्रिक बनाना चाहिए, क्योंकि बिजनेसेस करते क्या थे, जैसे मुंद्रा में या मुंबई तरफ कहीं एसईजी का बेनिफिट मिल रहा है तो वहां कुछ साल लिया, फिर बेनिफिट खत्म हो जाएगा एसईजी का कुछ टाइम बाद, है ना, क्योंकि गवर्नमेंट हमेशा तो आपको बेनिफिट ऐसा देती नहीं, वो तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए इनिशियली बेनिफिट देते हैं ना। तो कुछ साल बाद जब बेनिफिट खत्म हो जाएगा तो कर्नाटका मंगलोर आ जाओ, फिर बेनिफिट खत्म हो जाएगा यहाँ जाओ, फिर वहां घूम जाओ, ऐसे कर रहे थे इंडस्ट्रीज, है ना, जस्ट टू सेव टैक्सेस, जस्ट टू सेव लेवीज। तो ये सब यहाँ पर ना हो, एम्प्लॉयमेंट सेंट्रिक भी हो, एसईजीज टिके, इनके लिए बाबा कल्याणी कमेटी ने रिकमेंडेशंस प्रोवाइड की थी। इसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के अंदर यहाँ पर प्रोविजंस हैं कि कंज्यूमर किसी भी बायर से पावर बाय कर सकता है। देखिए वैसे तो जनरली क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कौन करता है इंडिया में, प्राइवेट सेक्टर भी करता है, पब्लिक सेक्टर भी करता है, जैसे कोल इंडिया लिमिटेड भी करेगा, प्राइवेट सेक्टर्स भी करेंगे। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन होगा, अलग अलग स्टेट्स में ट्रैवल करेगी इलेक्ट्रिसिटी, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन में जनरली यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती है, डिस्कॉम्स होती हैं, जो कि पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं, अगेन जो कि गवर्नमेंट कंपनीज ही हैं, ऐसा नहीं है कि ये प्राइवेट सेक्टर है। तो मोस्टली तो यहाँ पर ज्यादातर स्टेट्स में प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूशन है नहीं, लेकिन अगर प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूशन अवेलेबल है, किसी स्टेट में अलाउ कर रखा है, तो यहाँ पर कस्टमर चाहे तो किसी से भी इलेक्ट्रिसिटी खरीद सकता है। उस हिसाब से भी अडानी का ये जो स्टेप था, इसको इलीगल, इसको गलत बताना यहाँ पर मुश्किल था, क्योंकि हमने खुद ही अपने एक्ट में बोल रखा है कि कंज्यूमर चाहे जिससे इलेक्ट्रिसिटी खरीदे। इसके साथ साथ क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज की भी बात है, क्योंकि जो कमर्शियल कंज्यूमर्स हैं इनको यहाँ पर क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज इंप्लीमेंट किया जाता है फॉर द लॉस ऑफ हाई पेइंग कस्टमर्स टू ओपन एक्सेस, है ना। तो ये बेसिकली दो टाइप के कंज्यूमर है, एक घर है कमर्शियल कंज्यूमर। तो कमर्शियल कंज्यूमर के ऊपर क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज लगाया जाता है ना, यानी इस व्यक्ति को, इस गरीब इंसान को इलेक्ट्रिसिटी सस्ती मिले, इसके लिए सरचार्ज इस कमर्शियल कंज्यूमर पे लगा दिया जाता है। जनरली ऐसा भी होता है हमारे इलेक्ट्रिसिटी फ्रेमवर्क में। और उस हिसाब से अगर हम देखें तो जो एसईजेड को जो सप्लाईज होते हैं जनरली वो जीरो रेटेड होते हैं, ऑफ कोर्स जीएसटी के हिसाब से भी, क्योंकि जीएसटी में जो भी आप एक्सपोर्ट करते हो, एक्सपोर्ट्स हमेशा जीरो रेटेड होते हैं। जितना आप एक्सपोर्ट करोगे उस माल पर आपने जितनी ड्यूटी दी होगी, सरकार को जितना टैक्स दिया होगा, वो सब आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट के फॉर्म में वापस आ जाएगा, है ना। तो इस हिसाब से जो एसईजेड है उसमें भी आप देखोगे कि एसईजेड को अगर कुछ यहाँ पे सप्लाई हो रहा है, जैसे कोल वगैरह सप्लाई हो रहा है अंदर के एरिया से, तो वो जीरो रेटेड है। तो एसईजेड ये जो इस तरीके से अडानी, इनको कोल पर कोई ड्यूटी नहीं देनी, कोई जीएसटी लेवी नहीं हो रहा है इनके ऊपर, जो भी परचेजेस हो रहे हैं डीटीए से, और ऊपर से एसईजेड से डीटीए तक यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी सप्लाई करते हैं, वहां पे भी कोई टैक्स नहीं देना पड़ रहा था, तो इनकी जीवन मजे में चल रही थी। बाकी कस्टम्स और एक्साइज का डिफरेंस है, कस्टम्स यहाँ पे जो बॉर्डर पर जो ड्यूटीज लगती है ट्रेड पर वो है, एक्साइज यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग पर जो जनरली टैक्सेशन लगता है उसको एक्साइज बोलते हैं। इसको हमेशा ध्यान रखना है। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि कस्टम हमेशा इंपोर्ट या एक्सपोर्ट पर होता है, और कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि जो इंटरनल ट्रांसफर है एसईजे से डीटीए तक, इनकी कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग होनी चाहिए। कोर्ट ने इन प्रिंसिपल इसको रेजिस्ट नहीं किया है कि टैक्स मत लगाओ, लेकिन कहा है कि पहले एक लीगल फ्रेमवर्क लाओ, उसके बाद टैक्स लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। और इसके साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे कि एसईजेड को टैक्स एग्जेम्पशंस भी प्रोवाइड किए गए हैं, टैक्स हॉलीडे प्रोवाइड किया जाता है, और ये इनकम टैक्स एक्ट के थ्रू सेक्शन 10AA के अंदर प्रोवाइड किया जाता है। इस सेक्शन को भी ध्यान रखना थोड़ा सा प्रीलिम्स के हिसाब से, कभी आ जाए तो उस हिसाब से। बाकी यहाँ पर डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस का भी इशू आता है, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज में क्या होता है, जैसे मॉरिशस और इंडिया दोनों के बीच में मान लो अगर डीटीए हुआ है, तो बिजनेसमैन मॉरिशस में बिजनेस कर रहा है, फिर इंडिया में वो उसको ला रहा है प्रोडक्ट्स को, तो ना यहाँ टैक्स देगा ना यहाँ टैक्स देगा, दोनों में से एक जगह टैक्स दे, और इस हिसाब से प्रोविजंस चले, तो इस हिसाब से डबल टैक्सेशन के अवॉइडेंस को यहाँ पर प्रिवेंट करने के लिए भी चीजें होती हैं बहुत सारी, ठीक है। तो ये यहाँ पर है। इसके बहुत सारे इश्यूज राइज होते हैं जब लेवीज को इनकम टैक्स एक्ट से इंट्रोड्यूस नहीं करते, लेकिन फाइनेंस बिल से इंप्लीमेंट कर देते हैं, तो टैक्स क्रेडिट्स के भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। इस पहलू को थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी अगर हम मेंस के सवाल को देखें, तो ये मेंस का सवाल था जो इनिशियली हमने देखा था कि ये जो होल इंस्ट्रूमेंटेलिटी एसईजेड की, इसको ऑगमेंटेशन की जरूरत है। डिस्कस द इश्यूज प्लेगिंग द सक्सेस ऑफ एसईजेड विद रिस्पेक्ट टू टैक्सेशन, गवर्निंग लॉज एंड एडमिनिस्ट्रेशन। जब ये इशू चल रहा था एसईजी का मोदी गवर्नमेंट के फर्स्ट टर्म के टाइम पर, उस टाइम। इसके बाद तो कल्याणी कमेटी भी आई, हमने देखा। बाकी प्रीलिम्स में अगर हम देखें तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पर सवाल आया है, क्या लाइकली एडवांटेज है, तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का एसईजी पर क्या इम्पैक्ट होता है,
और एसईजी को जीएसटी के चलते कोई लेवी देनी पड़ती है, नहीं लेनी पड़ती है, क्या एक्सपोर्ट जीरो रेटेड है एसईजी पर भी डीटीए से, वो सब पूछा जा सकता है, जो अभी हमने डिस्कस किया। इसके साथ साथ प्रीलिम्स में इस पर्टिकुलर आर्टिकल से एसईजी के कॉन्टेक्स्ट में सवाल पूछा जा सकता है कि आप स्टेटमेंट्स को देखिए, सप्लाईज फ्रॉम डीटीए टू एसईजी आर कंसिडर्ड एक्सपोर्ट, सप्लाईज फ्रॉम एसईजी टू डीटीए आर सब्जेक्ट टू कस्टम ड्यूटीज अंडर करंट लॉ। इनमें से कौन सा सही है? मैं आपको ऑप्शंस देती हूँ, ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी बोथ 1 and 2 एंड डी नन ऑफ द अबव, है ना। ये आपको बताना है, हमारा नोटा। ठीक है, तो नोटा पे दबाएंगे आप बटन, नहीं दबाएंगे, ये आपको बताना है कि सप्लाईज डीटीए से एक्सपोर्ट्स कंसिडर किए जाते हैं, नहीं किए जाते, और सप्लाईज एसईजी से डीटीए तक कस्टम्स ड्यूटी के सब्जेक्ट होते नहीं होते अंडर करंट लॉ। इसके साथ साथ मेंस में एक सवाल पूछा जा सकता है, लीगल फ्रिक्शन है बिटवीन एसईजी फिस्कल इंसेंटिव्स एंड डोमेस्टिक टैरिफ एरिया टैक्स पैरिटी। ये फ्रिक्शन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को हिंडर कर सकते हैं। रिसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जो आया इलेक्ट्रिसिटी लेवीज पे, उसके हिसाब से आप एनालाइज कीजिए। बाकी एसईजी पर ब्रॉडर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एसईजी से क्या चैलेंजेस आते हैं विथ रिगार्ड टू ग्रोथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन इंडियन इकोनॉमी, है ना। तो ये आप देखोगे यहाँ पर पूरा मुद्दा है। बाकी एक पेज 1 पर न्यूज आई है, पुलिस इन स्टेट सेटअप सोशल मीडिया मॉनिटरिंग। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी के लिए चैलेंजेस क्रिएट करती है, सिलेबस के हिसाब से भी मीडिया एंड सोशल नेटवर्किंग नेटवर्क साइट्स का क्या रोल है, और साइबर सिक्योरिटी का भी यहाँ पर सीधा सीधा इशू है। इस पर सवाल भी मेंस में आया है 2016 का कि अगर इंटरनेट और सोशल मीडिया नॉन स्टेट एक्टर्स यूज करें। इस समय पर क्या हुआ था, बुरहान वनी की डेथ हो गई थी एक एनकाउंटर में, तो बुरहान वनी की डेथ को बिल्कुल मार्टियर की तरह दिखाया गया और उस तरीके से पूरा नैरेटिव को ट्रांसफॉर्म किया गया, चेंज किया गया। तो ये एक मेजर कंसर्न है, नॉन स्टेट एक्टर्स इस तरीके की एक्टिविटीज कर रहे थे जिससे इंडिया ग्रसित था, क्योंकि बहुत सारे ऐसी जो नेक्स्ट जनरेशन थी, टीनेजर्स थे, उनको ऐसे बुरहान वनी का एग्जाम्पल देके भड़काने की, रेडिकलाइज करने की कोशिश हो रही थी। तो इनको कैसे मिसयूज किया गया रिसेंट पास्ट में, इफेक्टिव गाइडलाइंस बतानी इस पर। अब अगर हम यहाँ पर इस आर्टिकल का कंटेंट देखें तो ये बताया गया है कि जो पुलिस है वो डेडिकेटेड सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल्स बना के बैठे, क्योंकि पुलिस इज अ स्टेट सब्जेक्ट, हर स्टेट की पुलिस अलग अलग होती है, हर स्टेट की पुलिस की अपनी अपनी हायरार्की भी होती है ना। दिखते सिमिलर हैं लेकिन चेंजेस अलग अलग होते हैं इनमें। इस हिसाब से इन्होंने डेडिकेटेड ऐसे सेल्स बनाए हैं अलग अलग स्टेट पुलिस फोर्सेस ने, और ये सेल्स 2020 में लगभग 262 इन नंबर थे, अब 365 इन नंबर हो चुके हैं। यानी जितने जिले हैं भारत में उसके आधा नंबर तो हो चुका है, यानी कि अलग अलग ऐसे सेल्स बना चुके हैं। और काफी सारा जो रीजनल कंसेंट्रेशन है यहाँ पर ऐसे 52 सेल्स का बिहार में, क्योंकि बिहार से और झारखंड से आपने वो जामताड़ा वाला केस सुना होगा, तो ऐसे बहुत सारे ऐसे जो बिहार झारखंड वाला ईस्टर्न वाला बेल्ट है, यहाँ से क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, यूथ में अनएम्प्लॉयमेंट है, यूथ अपॉर्चुनिटी सीख कर रहे हैं, तो बहुत बार ऐसे साइबर सिक्योरिटी के थ्रेट्स वहां से आते हैं, तो इसलिए सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल्स। वैसे भी बिहार की पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है तो इस तरीके के चैलेंजेस आ सकते हैं। तो सबसे ज्यादा तो बिहार में, साथ साथ महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र में भी सोफिस्टिकेटेड क्राइम्स काफी होते हैं, बिकॉज महाराष्ट्र में मुंबई फाइनेंशियल सेंटर है, तो उस हिसाब से लोगों की टारगेटिंग हो सकती है फाइनेंशियल क्राइम्स के लिए। साथ साथ पंजाब, इनमें सबसे ज्यादा इन स्टेट्स में ऐसे सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल्स बनाए गए। तो अच्छी बात है, इंटरनल सिक्योरिटी में एज अ पॉजिटिव एग्जाम्पल लिख सकते हो। और अभी अगर आप देखोगे तो रिसेंटली मणिपुर में ये जो सेल्स थे 3 से 16 बढ़ा दिए गए थे, हालांकि 140 डेज का इंटरनेट शटडाउन हुआ था तब भी, क्योंकि मणिपुर में पहले जब इंटरनेट शटडाउन नहीं था तब ट्राइब्स जो थे इसको यूज करके और बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। अब अगर हम यहाँ पर इस पूरे डेटा को देखें तो ये डेटा ऑन पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस के हिसाब से है, रिपोर्ट्स जो हैं ये, इसको ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो पुलिस पर रिसर्च करता है, सेंट्रल लेवल की बॉडी है, होम मिनिस्ट्री के अंदर जाती है, इसके हिसाब से ये डेटा दिया गया है। और इसमें अगर हम देखें तो मैन पावर गैप भी हाईलाइट किया गया। एक तरफ ये बोला जा रहा है कि सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल्स बढ़ा दें, एक तरफ ये बोला जा रहा है कि मैन पावर गैप्स और वैकेंसीज पुलिस में आज भी है, जिसकी वजह से काफी प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो इस डेटा को भी आप यूज कर सकते हो पुलिस रिफॉर्म्स का, अगर कोई क्वेश्चन आता है जीएस पेपर 3 में वहां पे, है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे कि देश में लगभग 6 लाख यानी 5.92 लाख जो पुलिस की पोस्ट है वो वेकेंट है, खाली है, और सैंक्शन स्ट्रेंथ कितनी, 27.55 लाख, इनमें से 6 लाख तो खाली, 5.92 यानी 6 लाख ही हो गया ना, दैट्स देयर। रिप्रेजेंटेशन में अगर आप देखोगे तो एक्चुअल स्ट्रेंथ जो है इसमें एससीज, एसटीज और ओबीसी पर्सनल की 3.3 लाख, 2.3 लाख और 6.3 लाख पर्सनल के नंबर्स, यानी एससी, एसटीज और ओबीसी के भी नंबर्स हैं पुलिस में। और जो ड्रोन्स हैं उसका नंबर भी बड़ा है इन रिसेंट टाइम पीरियड। 2023 में पूरे देश की पुलिस जो फोर्सेस थी अलग अलग, उनके पास 1000 ड्रोन्स थे, अब जाके 1150 ड्रोन्स लगभग 2024 में हो चुके हैं। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि इस डेटा के हिसाब से ड्रोन्स हैं 1150, लेकिन इनको और ज्यादा बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि ड्रोन्स सिक्योरिटी चैलेंज की तरह ही नहीं, लेकिन सिक्योरिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में भी यूज किए जा सकते हैं, है ना।
इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी का पूरा मुद्दा देखें, सोशल मीडिया का मुद्दा देखें, तो उसमें साइबर क्राइम्स वैसे तो अलग अलग हो सकते हैं, तो कोई साइबर क्राइम होगा तो आप अपने स्टेट की पुलिस की जो साइबर क्राइम का सेल है उसके पास जाओगे, लेकिन सेंट्रल लेवल पर कोई भी साइबर क्राइम होता है तो उसको आप रिपोर्ट कर सकते हो सर्टेन के पास, जो कि नेशनल साइबर पॉलिसी, हमारी साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013 की, उसी के थ्रू बनाया गया था, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम ऑफ इंडिया। और ये जो अलग अलग बॉडीज होती है, जैसे एक सर्टेन है, एक फाइनेंशियल सेक्टर में कोई साइबर क्राइम हुआ तो सर्टेन के पास जा सकते हैं, एक अगर क्रिटिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी अटैक के थ्रू इफेक्ट हुआ है तो नेशनल सेंटर फॉर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन सेंटर के पास हम जा सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग हमारे पास बॉडीज है। अब इन सबके बीच में कोऑर्डिनेट करने के लिए इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर जो है वो एक नोडल हब की तरह डिफाइन किया गया है टू कर्ब साइबर है क्राइम, क्योंकि अब सारी बॉडीज के बीच में कोऑर्डिनेशन की भी जरूरत होती है। और यहाँ पर इस I4C को इंट्रोड्यूस भी किया गया प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के सेक्शन 66 के अंदर, सो दैट इट कैन ऑल्सो ट्रेस दी मनी ट्रेल्स रिलेटेड टू साइबर क्राइम। किसी ने आपको कॉल किया, बोला कि मैं CBI बोल रहा हूँ, पुलिस बोल रहा हूँ, ऐसा बोल रहा हूँ, वैसा बोल रहा हूँ, आपका बच्चा अरेस्ट में है, बच्चे की आपको AI जनरेटेड वॉइस सुना दी, कुछ कर दिया, आपसे बहुत सारे पैसे ले लिए, तो अब मनी ट्रेल्स को ट्रेल करने के लिए, मनी ट्रेल्स को फॉलो करने के लिए इसी I4C को यहाँ सेक्शन 66 ऑफ PMLA के अंदर डाल दिया है ना, सो दैट I4C के पास भी पावर हो कि मनी ट्रेल्स को हैंडल कर सके, जो इलीगल मनी इधर से उधर साइबर क्राइम के थ्रू हो रहा है उससे। और एक सोशल मीडिया, आप देखोगे सॉकमेंट जो है सोशल मीडिया इंटेलिजेंस, एज ए मॉडल्स बनाए गए हैं टू आइसोलेट वायरल हॉटस्पॉट्स एंड प्रिडिक्ट सिविल डिस्टर्बेंसेस, जो कि हो सकते हैं हॉटस्पॉट्स के थ्रू। एक नेत्रा है जिसको DRDO ने डेवलप किया है, रियल टाइम डिटेक्शन ऑफ सस्पिशियस कीवर्ड्स का, कि जो भी सोशल मीडिया मेल्स है, जैसे आपके पास कोई स्पैम ईमेल आया ये बोलते हुए कि आपका पासवर्ड कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, मुझे हो चुका है पासवर्ड ऐसा ऐसा, तो आप एक काम करो, इतने पैसे इस अकाउंट में क्रिप्टो करेंसी में जमा कराओ, है ना। तो ये ऐसे सस्पिशियस कीवर्ड्स जो हैं, इनको DRDO का ये सॉफ्टवेयर इजीली रियल टाइम डिटेक्ट करेगा कि कौन नेट पे ऐसे कीवर्ड्स के थ्रू भेजा है इस तरीके से, है ना। इसके साथ साथ एक क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क इन सिस्टम में पूरा नेटवर्क बनाया गया है, जिसमें देश के 14,000 पुलिस स्टेशन को यहाँ पे पूरा लिंक किया गया है, सो दैट प्रिडिक्टिव पुलिसिंग यानी डेटा बेस्ड, यहाँ पर जो पूरे क्राइम्स का सारा डेटा यहाँ पर होगा CCTNS के अंदर, उसके हिसाब से प्रिडिक्टिव पुलिसिंग की जा सकती है ना, डेटा से फिर आगे और पुलिसिंग इजी हो सकती है। इसके साथ साथ IT एक्ट है, सेक्शन 69 है, जिसमें गवर्नमेंट को एम्पावर किया गया है कि गवर्नमेंट ऑनलाइन कंटेंट को ब्लॉक कर सकती है। इस हिसाब से IT रूल्स बनाए गए हैं 2021 के, इनको टाइम टाइम पर उसके बाद अमेंड भी किया गया है, जिससे कि गवर्नमेंट डायरेक्शंस दे सकती है किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, जैसे व्हाट्सएप को, फेसबुक को, इंस्टा को, इन सबको, कि ये वाला पर्टिकुलर कंटेंट यहाँ पर पब्लिक सेफ्टी लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ जा रहा है तो इसको ब्लॉक कीजिए। तो उस पर सोशल मीडिया कंपनी को, प्लेटफॉर्म को रिएक्ट करना ही पड़ेगा, वरना अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यहाँ पर रिस्पॉन्स नहीं करता तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपना जो थर्ड पार्टी का जो सिक्योरिटी है उसको लूज कर देता है ना। उसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी गवर्नमेंट कार्रवाई कर सकती है। इसके साथ साथ कुछ और ऐसे प्रोविजंस थे जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के खिलाफ जा रहे थे, जैसे सेक्शन 66A ऑफ IT एक्ट, इसको श्रेया सिंघल केस में, श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में स्ट्रक डाउन किया गया, जिससे कि सोशल मीडिया पर चीजें कर्ब करते करते ऐसा ना हो कि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को ही खो दें, है ना। आर्टिकल 19(2) के रिस्ट्रिक्शंस हमारे पास रीजनेबल रहे, इसके लिए सेक्शन 66A को खत्म किया गया। लेकिन अभी भी ऐसा होता है, बहुत सारे पुलिस वाले, मतलब आज से कुछ साल पहले भी ऐसा हो रहा था कि पुलिस वाले सेक्शन 66A को लगा देते थे किसी के ऊपर, उनको पता ही नहीं था कि ये सेक्शन हटा चुकी है सुप्रीम कोर्ट, तो ऐसा भी होता था। बट एनीवेज अब तो नहीं देखने को मिलता है न्यूज में ऐसा। बाकी ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट है 1986 में एस्टैब्लिश हुआ, इन्वेस्टिगेशंस और पॉलिसी मेकिंग को मदद करने के लिए पुलिस वालों को, क्योंकि पुलिस स्टेट सब्जेक्ट है, सेंटर कर क्या सकता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जरूर कर सकता है पुलिसिंग, तो उतना हमने इंश्योर कर दिया। और जो सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो है, सेंटर के पास जो फिंगरप्रिंट्स जाते हैं, किसी ने क्राइम किया उसके फिंगरप्रिंट इकट्ठा किए, उसको सजा हुई, लेकिन उसके फिंगरप्रिंट फिर सेंटर में गए, तो उन सबको भी एनालाइज यहाँ पे BPRD करता है। CCTNS जो बन रहा है, इससे भी इस तरीके की चीजें सेंट्रलाइज्ड हो जाएंगे, रिकॉर्ड्स वगैरह। इसके साथ साथ आप देखोगे कि जो एल्गोरिदम्स हैं वो आज के समय में रेडिकलाइजेशन को प्रमोट करने में हेल्प कर रहे हैं। इसको यहाँ पर फेसबुक की विसल ब्लोअर कंट्रोवर्सी में भी बताया गया था। तो ऐसे एक्सट्रीमिस्ट प्रोपेगेंडा को टैकल करने के लिए भी हमें काफी ज्यादा एडवांस तरीके से तैयारी करनी होगी। जैसे C.DOT का त्रिनेत्र AI पावर्ड इंडिजिनस साइबर सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म है, जो कि स्टेट पुलिस वगैरह यूज करती है। डेवलप किसने किया? सेंट्रल एजेंसी ने, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस के C.DOT। लेकिन यूज कौन कर रहा है? ये AI पावर्ड है, AI का यूज कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म की तरह, यानी साइबर सिक्योरिटी के थ्रेट्स को प्रिडिक्ट करके उनको टैकल करने में, और यूज कौन कर रहा है? स्टेट पुलिस। तो ये भी अच्छी बात है, इसको भी आप लिख सकते हो साइबर सिक्योरिटी में पेपर 3 में। और इसके साथ साथ स्मार्ट पुलिसिंग को यहाँ पर आगे लेके जा रहे हैं, जिससे पुलिस को स्ट्रिक्टली सेंसिटिव, मॉडर्न, मोबाइल, टेक सेवी, ट्रेंड, ये सब बनाएंगे, जिससे कि पुलिस इस तरीके के थ्रेट्स को इजिली
यहाँ पर रिएक्ट कर सके, रिस्पॉन्स कर सके और अच्छे से हमारी लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी इंश्योर कर सके। और अब मेंस का सवाल ही देखो एग्जैक्टली, सोशल मीडिया नॉन स्टेट एक्टर्स कैसे यूज किए गए, इफेक्टिव गाइडलाइन सजेस्ट कीजिए टू कर्ब द अबव थ्रेट। और इसके साथ साथ अगर आप अभी देखो तो ये जो डेटा ऑन पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है डोपो, इस पर पूछा जा सकता है कि ये डोपो किसका है। अभी हमने पढ़ा है एनसीआरबी, बीपीआरडी, सीबीआई, एनआईए। बताइए जरा एबीसीडी कमेंट बॉक्सेस में बताना जरूर इस पर, है ना, क्योंकि मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। और इसके बाद हम देखेंगे कि मेंस में यहाँ पर ये सवाल पूछा जा सकता है कि जो सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल्स है पुलिस के, इनके एक्सपेंशन से क्या हम ट्रांजिशन कर सकते हैं टुवर्ड्स डिजिटल पुलिसिंग। लेकिन इसके साथ साथ क्या सर्विलेंस कैपिटलिज्म के भी कंसर्न्स रेज होंगे, डिस्कस कीजिए, क्योंकि पुलिस के सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल्स बढ़ेंगे तो सर्विलेंस का भी थ्रेट बढ़ेगा। और क्या पुलिस को साइबर सिक्योरिटी रेडी करते करते क्या हम सर्विलेंस कैपिटलिज्म की मूव कर सकते हैं, तरफ मूव कर सकते हैं, या फिर इससे डिजिटल पुलिसिंग होगी। इस तरीके के वो सवाल हमसे पूछा जा सकता है ना। तो ये आप देखो इस तरीके से डेटा राइज हुआ है। मेंस में ऐसा छोटा सा आप बना देना तो हो सकता है आधा मार्क्स ज्यादा मिल जाए या 0.25 भी ज्यादा मिल जाए। इट्स अ वेरी कॉम्पिटिटिव जोन। इसके साथ साथ पेज 7 में एक एडिटोरियल है, न्यूक्लियर एनर्जी मिशन 100 गीगावाट 2047। ये गोल है हमारा कि हमें न्यूक्लियर एनर्जी में 100 गीगावाट, देखो सोलर एनर्जी में तो 120 गीगावाट की प्रोडक्शन कैपेसिटी तक हम भाई साहब पहुंच चुके हैं, है ना। तो अब न्यूक्लियर एनर्जी में हमें 100 गीगावाट क्रॉस करना है बाय 2047। न्यूक्लियर एनर्जी थोड़ा सा धीरे धीरे होता है क्रॉस करना, लेकिन होपफुली हम कर पाएंगे। ये हमने बजट 2025-26 में अनाउंस किया था, डेडिकेटेड न्यूक्लियर एनर्जी मिशन अनाउंस किया, जिसको अलोकेट किया 20,000 करोड़। इस हिसाब से हम रिसेंटली शांति बिल लेकर आए, जिस पर बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी अभी 2025 लेट 2025 में। और ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर में इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनर्जी सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है। साइंस एंड टेक में न्यूक्लियर पूरी टेक्नोलॉजी हम पढ़ते हैं, इंडिया का न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी प्रोग्राम पढ़ते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम जो शुरुआत से आया है 3 फेजेस में, जिसमें पहले फेज में यूरेनियम यूज करते हैं, याद करो, दूसरे फेज में प्लूटोनियम यूज करते हैं, थर्ड में जाके हमारे पास जो थोरियम है वो यूज करते हैं। केरला की मोनोसाइट सैंड्स, साउथ इंडिया में ऐसे मोनोसाइट सैंड्स कई जगह पर मिलती है। तो साइंस एंड टेक से भी इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियर एनर्जी डेवलपमेंट एप्लीकेशंस, और ऐसी अलग अलग टेक्नोलॉजीज का क्या इंडिजिनाइजेशन है, उस हिसाब से भी इस पर्टिकुलर टॉपिक को डिस्कस करना है। अब अगर इसका पीवाईक्यू देखो तो 2018 में आया था। उस टाइम पर इसलिए आया था क्योंकि उस टाइम पर कुछ जो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन कंपनीज थी वर्ल्ड की, वो एक साथ 2-3 कंपनीज बैंकरप्ट हो गई थी। तो बैंकरप्सी के चलते न्यूक्लियर एनर्जी फिजिबल नहीं है, इस पर यहाँ पे सवाल आया था कि फैक्ट्स एंड फियर्स बताइए न्यूक्लियर एनर्जी की, क्योंकि इससे जस्ट कुछ साल पहले यहाँ फुकुशिमा न्यूक्लियर रिएक्टर की एक्सीडेंट भी हुई थी और उस वजह से पूरे फुकुशिमा को खाली करवाया गया था, है ना। तो ये सब यहाँ पर इस कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया था 2018 में। तो अभी शांति बिल आया, दोबारा पूछ सकते हैं प्रीलिम्स में भी। तो शांति बिल का अगर आप देखो तो पार्लियामेंट ने क्लियर किया, इसका पूरा नाम है सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इन इंडिया बिल। इससे प्राइवेट सेक्टर और फॉरेन पार्टिसिपेशन को ओपन करेंगे फॉर न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन, जो आज तक पहले कभी नहीं था, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, दैट वाज रिजर्व्ड फॉर स्टेट एज अ स्ट्रेटेजिक सेक्टर। जब 2020-21 में कोविड के टाइम पे अचानक से बहुत सारे सेक्टर्स को प्राइवेटाइजेशन के लिए हमने ओपन किया था ना, आत्मनिर्भरता के चलते, तब भी हमने एटॉमिक सेक्टर को यहाँ पे रिजर्व रखा था एज अ स्ट्रेटेजिक सेक्टर। लेकिन अब एटॉमिक सेक्टर को ओपन कर दिया सिविल न्यूक्लियर एनर्जी में, नॉट इन सिक्योरिटी पर्पसेस, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी की। टारगेट्स अगर हम देखें तो 100 गीगावाट न्यूक्लियर कैपेसिटी 2047 तक करनी है। अभी 8.8 गीगावाट से लगभग 25 रिएक्टर्स है। बहुत सारे रिएक्टर्स हैं, जैसे यूपी में नरोरा है बुलंदशहर की तरफ, कैगा कर्नाटका में है, तारापुर है महाराष्ट्र तरफ, है ना, कुंडनकुलम है, कलपक्कम है, ये दोनों तमिलनाडु में है। वैसे बहुत सारे, रावत भाटा है कोटा तरफ राजस्थान में। तो ये सब आप देखोगे कि ये रिएक्टर्स हैं। और टेक्नोलॉजी में अगर हम देखें तो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स की टेक्नोलॉजी पर फोकस किया जा रहा है। इन्हें क्या किया जाता है, इन्हें ये बेसिकली ऐसे मॉड्यूलर रिएक्टर्स होते हैं जो कि स्मॉलर लेवल पे न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल बिग न्यूक्लियर रिएक्टर्स। और क्योंकि स्मॉलर लेवल पर है तो इनके पार्ट्स पहले से अरेंज हो जाते हैं, इनको हम साइट पर ही असेंबल कर सकते हैं इन पार्ट्स को टू सेटअप अ स्मॉलर मॉड्यूलर रिएक्टर, जिसमें एनर्जी स्मॉलर स्केल पे प्रोड्यूस होगी। लेकिन क्योंकि एनर्जी स्मॉलर स्केल पे है तो इस वजह से जो न्यूक्लियर एक्सीडेंट का रिस्क है और उसकी वजह से जो लाइफ्स को डैमेज होने का रिस्क है वो भी कम रहता है। तो उस हिसाब से जो सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल्स है वहां पर भी कॉस्ट एंड एफर्ट सेव हो जाता है ना। ऐसा एक स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर एकेडमिक लोमोनोजोव रशिया में, जो कि फ्लोटिंग स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर है ना। और इंडिया का इसी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर को क्या वर्जन दिया जाएगा, क्या नाम दिया जाएगा, भारत स्मॉल रिएक्टर्स, है ना। एसएमआर ही है, बस इंडिया का अपना वर्जन है जैसा बजट में अनाउंस हुआ था। तो इस पर फोकस है इस बिल के अकॉर्डिंग। और साथ साथ लाइबिलिटी रिफॉर्म्स भी। देखिए हमारे पास जो न्यूक्लियर एनर्जी पर लाइबिलिटी, सिविल न्यूक्लियर लाइबिलिटी डैमेज एक्ट आया था CNLD, इसके हिसाब से हमने क्या क्या कहा था कि जो सप्लायर है, जो फॉरेन से जो न्यूक्लियर पार्ट्स का हम यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर के पार्ट्स हम यहाँ पे खरीद रहे हैं, वो सप्लायर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। लेकिन वर्ल्ड वाइड
ये जो सप्लायर्स होते हैं प्राइवेट सेक्टर के होते हैं, यूएस के, यूरोप के, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सही नहीं समझते। ये मानते हैं कि आप ऑपरेटर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी दो। कंपेयर टू दिस यूएस एंड यूरोप, रशिया के जो सप्लायर्स होते हैं वो गवर्नमेंट होती है, रोसोटॉम होता है जनरली, है ना, रशिया की एटॉमिक एनर्जी एजेंसी होती है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं। तो इसलिए हम रशिया से तो अच्छे से ठीक से कर पा रहे थे कोलैबोरेशन, लेकिन सिविल ये जो लाइबिलिटी डैमेज एक्ट था, इसके चलते हम यूएस के साथ 123 न्यूक्लियर अग्रीमेंट हमारा हुआ, उसके बावजूद हम ज्यादा कोऑपरेट नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद क्या हुआ, मोदी जी आए तो मोदी जी ने इंश्योरेंस का मैकेनिज्म अनाउंस किया था। चलिए इंश्योरेंस से लाइबिलिटी थोड़ी सी टेक ओवर हो जाएगी, फिर सप्लायर को दिक्कत नहीं होगी, तो यूएस और फ्रांस इन सब के साथ भी अच्छे से कोऑपरेट करता है। फ्रांस तो फिर भी कोऑपरेट करता था, यूएस के साथ ही मेजर इशू था। अब इस बिल में, शांति बिल में, हमने सप्लायर लाइबिलिटी को हटा दिया और ऑपरेटर लाइबिलिटी को भी कैप कर दिया, जिससे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कैप के बियॉन्ड यही न्यूक्लियर लाइबिलिटी फंड जो मोदी जी ने इंश्योरेंस के थ्रू किया था, इसमें प्रीमियम्स ऑफ कोर्स देने पड़ेंगे, गवर्नमेंट भी देगी, सप्लायर ऑपरेटर देंगे, उस पर आ जाएगी। तो ना ऑपरेटर पर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बियॉन्ड द लिमिट, ना सप्लायर पर, न्यूक्लियर लाइबिलिटी फंड यानी इंश्योरेंस के थ्रू ये जो फंड बनाया जाएगा प्रीमियम्स के थ्रू, यहाँ पर लाइबिलिटी फंड रहेगा। इसके साथ साथ जो कंट्रोल है, अलग अलग प्राइवेट सेक्टर देखिए रन तो कर सकता है और भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स ऐसे बना भी सकते हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे पूरा कंट्रोल नहीं रहेगा, 49% तक कंट्रोल रहेगा। जो सेंसिटिव एक्टिविटीज हैं इनमें 51% तक गवर्नमेंट का कंट्रोल रिटेन रहेगा ही रहेगा। दैट इज हियर इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ इंडिया का जो 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम है, इसको भी डिस्कस करते हैं। देखिए हमारे पास थोरियम के रिजर्व ज्यादा थे, लेकिन हमेशा ध्यान रखना, थोरियम आप न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन में सीधा सीधा डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। थोरियम से फिसाइल यूरेनियम जनरेट होगा, उसको आप यूज करोगे। तो इनिशियली जो यहाँ पर फिसाइल यूरेनियम नहीं है ना, जो कि स्टेराइल यूरेनियम है, जिससे बेसिकली रेडियो एक्टिव नहीं है, उस यूरेनियम को आप प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर में डालते हैं। इंडिया ने यही अपनी ट्रैजेक्टरी यूज की अपने थोरियम को अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए। प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर में ये जो यूरेनियम है ना, इसका फॉर्म यहाँ पर चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसी चेंज्ड फॉर्म ऑफ यूरेनियम को हम, ये URCHANG हम लिख रहे हैं, इसके साथ साथ इसको हम सेकेंड स्टेज में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में प्लूटोनियम के साथ डालेंगे, है ना। तो इससे जो प्लूटोनियम है वो कम नहीं होगा, रिएक्शन प्रोसेस में जा रहा है, ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के अंदर जाएगा, तो ये प्लूटोनियम और बढ़ेगा। अगर हम 1 यूनिट प्लूटोनियम डाल रहे हैं तो चेंज्ड फॉर्म ऑफ यूरेनियम के साथ रिएक्ट करके एक्चुअली 10 यूनिट ऑफ प्लूटोनियम निकल के आएगा, मतलब एग्जाम्पल की तरह बता रही हूँ। फिर इसी प्लूटोनियम को और साथ में थोरियम को हम एडवांस्ड हेवी वाटर रिएक्टर के अंदर, थर्ड स्टेज यानी एडवांस्ड हेवी वाटर, फर्स्ट स्टेज यानी प्रेशराइज्ड हेवी वाटर, पूरी रिएक्शन में आपको याद करवाने के टाइम, पूरी रिएक्शन आती भी नहीं एग्जाम में, बट हाँ ये सब टर्म्स रटे होने चाहिए। फर्स्ट स्टेज में यूरेनियम, सेकंड स्टेज में प्लूटोनियम, थर्ड स्टेज में थोरियम, फर्स्ट स्टेज में प्रेशराइज्ड हेवी वाटर, सेकंड स्टेज में फास्ट ब्रीडर और थर्ड स्टेज में एडवांस्ड हेवी वाटर। इस तरीके से पूरी प्रोसेस होगी। तो ये जो थर्ड स्टेज में थोरियम और ये जो ब्रीडेड प्लूटोनियम था ये गया, तो इससे हमारे पास फिसाइल फॉर्म ऑफ यूरेनियम मिल जाएगा। ये फाइनली वो यूरेनियम है जिससे एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है। तो ये सब इस फिसाइल फॉर्म ऑफ यूरेनियम को अचीव करने के लिए होता है। दुनिया में जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, एक्चुअली इस फिसाइल यूरेनियम को अचीव करना डिफिकल्ट होता है नेचुरल यूरेनियम से, क्योंकि नेचुरली जो अर्थ में यूरेनियम फाउंड होता है उसमें इसका अमाउंट काफी कम होता है, इसीलिए ये सारी प्रोसेस की जाती है। जैसे ईरान में सेंट्रीफ्यूगल एनरिचमेंट के थ्रू ऐसा फिसाइल यूरेनियम प्रोड्यूस किया जाता है। जैसे आप देखते हो मक्खन बनाते टाइम या वॉशिंग मशीन चलाते टाइम की कैसे वो चीजें गोल गोल घूमती हैं, उससे कि भारी कपड़े इधर आ जाते हैं, पानी इधर सेंटर में रह जाता है। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल एनरिचमेंट किया जाता है यूरेनियम में भी, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर चीजें हो रही है। ये पूरा हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम है। ये हमारे प्रोग्राम में एनरिचमेंट नहीं है, बाहर के प्रोग्राम्स में, हमारे प्रोग्राम में तो ये 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम। इस हिसाब, क्योंकि हमें थोरियम को यूटिलाइज करना था, क्योंकि थोरियम हमारे पास अबंडेंट है। इसी तरीके से जो प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स है, इनको प्रेशराइज्ड हेवी वाटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हेवी वाटर यूज होता है अंडर प्रेशर। हेवी वाटर यानी कि H2O नहीं, D2O, ड्यूटेरियम, जो यहाँ पे हाइड्रोजन का ही आइसोटोप है, वो यूज हो रहा है, और नेचुरल यूरेनियम फ्यूल की तरह हो रहा है। हेवी वाटर को कूलेंट मॉडरेटर दोनों की तरह यूज करना है। कूलेंट और मॉडरेटर का अंतर आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, जिससे कि इंडिया की 80% ऑफ कैपेसिटी अभी आती है। अभी काफी हद तक हम फर्स्ट और सेकंड स्टेज में, ये थर्ड स्टेज में पहुंचेंगे, टाइम लगता है, हमें बहुत ज्यादा डिकेड्स लगते हैं। और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स जनरली यहाँ पर 300 मेगावाट तक की एनर्जी ही जनरेट करते हैं, इससे ज्यादा तक की नहीं करते हैं पर प्लांट, इसलिए इनको कंस्ट्रक्ट करना इजी है। और पुराने कोल प्लांट्स को हम रिपर्पस कर सकते हैं, जो झारखंड, छत्तीसगढ़, आराम से उड़ीसा, बहुत सारे हमारे पास स्टेट्स में है, उनको रिपर्पस किया भी जा रहा है बाय द वे। और ये पूरी टेक्नोलॉजी वैसे न्यूक्लियर फिजन की है, नेचर में तो फ्यूजन यूज होता है सन के अंदर, है ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन को ऐसे कंबाइन करवा देंगे तो वो हीलियम बन जाएगा, तो उससे बहुत सारी एनर्जी होगी। तो ये फ्यूजन की इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एनर्जी जो एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर है फ्रांस में, जिसको इंडिया ने 2005 में ज्वाइन किया, इसमें एक्सपेरिमेंट हो रहा है। ऐसे बहुत सारे आर्टिफिशियल सन बनाए जा रहे हैं, जैसे टोकोमैक वगैरह,
लेकिन ये कितने चलते हैं कितने नहीं चलते, अभी इनकी जो कॉस्ट वगैरह है उस पर यहाँ पे काफी ज्यादा मतलब वो लगाए जा रहे हैं कि पता नहीं ये कॉस्ट एफिशिएंट हो भी पाएगा नहीं हो पाएगा, हालांकि इसमें कंटिन्यूस डेवलपमेंट हो रहा है। और इंडिया ने इस ITER के लिए क्रायो स्टेट में यहाँ पे कंट्रीब्यूशन किया था, जिसको L&T ने मैन्युफैक्चर किया। बाकी सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट मैंने आपको बता ही दिया 2010 में, इसमें फॉरेन वेंडर्स को बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट किया गया है ना, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी की वजह से। और न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL है, जो कि सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को अभी ओवरसी करती है, क्योंकि गवर्नमेंट ही देखेगी, तो गवर्नमेंट की तरफ से एक एजेंसी है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है, किसी मिनिस्ट्री के अंदर नहीं आता, क्रूशियल मैटर है तो सीधा PMO इसको देखता है। नेहरू जी के टाइम पे उनको एटॉमिक एनर्जी में, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी में इंटरेस्ट था, उस हिसाब से तो NPCIL भी इसी डिपार्टमेंट के अंदर आता है। और बाकी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जो एजेंसी है उसके जो सेफगार्ड्स हैं वो हमारे पास सिविलियन रिएक्टर्स पर मौजूद हैं, जिससे कि ये मटेरियल डाइवर्ट ना हो मिलिट्री डाइवर्जन के लिए। तो आइए ये सेफगार्ड्स हमारे ऊपर लगाए गए हैं। NSG में हमें वेवर मिला था US की एक्टिविटीज के थ्रू, लेकिन इसके बावजूद हमारा जो सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसमें हम IAEA के सेफगार्ड्स के थ्रू कंप्लाई करते हैं, है ना। तो बाकी ये सब है। और अभी ये कोविड में इतनी सारी नेचुरल गैस की दिक्कत हुई, एनर्जी की दिक्कत हुई, उसके बाद जो हमारा न्यूक्लियर एनर्जी का पूरा पैराडाइम है दैट वाज शिफ्टेड, और फिर फाइनली जो न्यूक्लियर एनर्जी पर नेगेटिव पब्लिसिटी थी वर्ल्ड में वो खत्म हो गई। ठीक है, एक्सपेक्टेड अगर हम पुराने क्वेश्चंस देखें तो हमने देखा ये 2018 का क्वेश्चन है, और प्रीलिम्स में यहाँ पर ITER पर क्वेश्चन आया है ना, कि अगर इमीडिएट एडवांटेज क्या होगा इंडिया के लिए अगर ITER बनता है। ये आप समझ ही सकते हो, अभी मैंने आपको समझा ही दिया है, फ्यूजन की प्रोसेस है ना। लेकिन एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन है वो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर पर पूछे जा सकते हैं। लोअर कैपिटल कॉस्ट लगेगी, पैसिव सेफ्टी फीचर्स हैं, सूटेबल फॉर रिमोट ग्रिड लोकेशन है। ए ऑप्शन देती हूँ 1, 2 एंड 3 ऑल आर करेक्ट, है ना। बी ऑप्शन है 1 एंड 2 आर करेक्ट, मतलब 3 इनकरेक्ट है। सी ऑप्शन है 2 एंड 3 आर करेक्ट, एंड डी है 1 एंड 3 आर करेक्ट। इसमें से बताइए आंसर क्या है ना। सब कुछ हम पढ़ चुके हैं, अभी SMR के बारे में इजीली बता सकते हैं। बाकी शांति बिल के बारे में आ सकता है, और इंडिया का जो 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम है इसका भी क्रिटिसिज्म किया जा सकता है, तो इसका भी एनालिसिस आ सकता है ना। तो बाकी आप देखें तो थोड़ा सा हमारा अगर न्यूक्लियर एनर्जी ओवरव्यू हम देखें तो इंडिया का जो करंट बेस है उसमें रेडियो एक्टिव वेस्ट निकलता है यूरेनियम 235 आइसोटोप, जबकि फ्यूचर हमारे पास जो टारगेट है वो है कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर हम ज्यादा बनाएंगे, तो हम हाइड्रोजन के आइसोटोप्स वगैरह फ्यूजन वगैरह भी यूज करेंगे, तो यही यूज होंगे, तो इससे मेल्टडाउन का कोई रिस्क नहीं होगा और फिर न्यूक्लियर वेस्ट की भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और बाकी थोड़ा बहुत हम एटॉमिक एनर्जी एक्ट के बारे में जान सकते हैं, 1956 में आया। इस समय पर नेहरू और जो यहाँ पर भाभा थे, ये मिलकर एज लीडर्स इंडिया का न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम उसको जनरेट करे थे। हालांकि वर्ल्ड वाइड तब भी बोल रहे थे कि नहीं नहीं नहीं, न्यूक्लियर एनर्जी बिल्कुल यूज नहीं होनी चाहिए, न्यूक्लियर वेपन्स यूज नहीं होने चाहिए, लेकिन सिविलियन पर्पसेस के लिए न्यूक्लियर एनर्जी यूज होनी चाहिए, ये हमारा स्टैंड था। फिर 2008 में 1, 2, 3 न्यूक्लियर अग्रीमेंट आया, क्योंकि 1998 में हमारे पोखरण 2 टेस्ट आए, न्यूक्लियर हमने पोखरण रेंज में दोबारा से टेस्ट कर दिया US से छुप के, तो हमारे ऊपर बैन लगाए गए, सैंक्शंस लगाए गए। फिर यहाँ पे US इंडिया में बातचीत हुई जसवंत सिंह स्ट्रॉस टैलबॉट टॉक्स के थ्रू, और उसके बाद फिर बिल क्लिंटन की विजिट हुई, बहुत सारी चीजें हुई, तो 2008 में अग्रीमेंट हुआ फाइनली 1, 2, 3 न्यूक्लियर अग्रीमेंट, जिससे इंडिया के न्यूक्लियर पराया स्टेटस जो हमें दे रखा था स्टार्टिंग से ही, हमें न्यूक्लियर रिजीम से पूरा अलग कर रखा था, NSG लाकर, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप लाकर 1974 के हमारे पोखरण 1 ऑपरेशन स्माइलिंग बुंदा टेस्ट के बाद इस पराया स्टेटस को हटाया गया, और फिर ये डिसाइड किया गया कि इंडिया US न्यूक्लियर एनर्जी में कोऑपरेट करेंगे। हालांकि फ्यूचर में कंडीशन ये है कि इंडिया कोई टेस्ट नहीं करेगा फ्यूचर में न्यूक्लियर वेपन्स का, और हमने इसलिए अपने ऊपर मोरेटोरियम आगे फ्यूचर टेस्टिंग पर वेपन्स के लगा भी रखा है। हमें जरूरत भी नहीं, अब हम कंप्यूटर सिमुलेटेड टेस्ट से न्यूक्लियर वेपन्स और बना सकते हैं। 2025 में शांति बिल आया, 2047 तक का हमारा विजन है, ये आप देख ही चुके हैं। बाकी पेज 14 में यहाँ पर अगर आप न्यूज में देखें तो US डिपोर्ट्स 104 इलीगल इंडियन इमिग्रेंट्स वाया मिलिट्री एयरक्राफ्ट, ये चल ही रहा है। ये डायस्पोरा से रिलेटेड इफेक्ट है, और जैसा हमने देखा है डेवलप्ड पॉलिसीज का क्या इंडिया पर इंटरेस्ट है, उससे रिलेटेड भी टॉपिक है ना। 2017 का क्वेश्चन भी हम देख चुके हैं। तो अभी 104 ऐसे इंडियन नेशनल्स को डिपोर्ट कर दिया गया, और अभी टोटल आप देखो तो एस्टिमेटेड 7 लाख से ज्यादा 7.25 लाख अनडॉक्यूमेंटेड इंडियंस हैं जो US में, जो डंकी मार के गए हैं लैटिन अमेरिका और सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज के, और अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर ऐसे 18,000 इंडियंस हैं जो कि फाइनल रिमूवल ऑर्डर्स के अंडर है, मतलब इनको जल्दी यहाँ पर रिमूव किया जाएगा। ये बेसिकली इस तरीके से इसको लिखा जाता है, जनरली डंकी रूट है। और इन्वेस्टिगेशंस जो हैं बहुत सारी ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और NIA वगैरह यहाँ पे कर रही हैं, ताकि कॉम्प्लेक्स जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग नेटवर्क है डंकी रूट वाला
इसको पूरा रिवील कर सके और इस पर हम एक्शन ले सके, क्योंकि ये इंडिया के लिए भी अच्छा नहीं है। कोई इस तरीके से रूट से बाहर जा सकता है तो कोई क्रिमिनल भी चला जाएगा, कोई टेररिस्ट भी चला जाएगा ऐसे तो, राइट। और न्यू लेजिस्लेशन इंडियन गवर्नमेंट, यहाँ पर आप देखेंगे ओवरसीज मोबिलिटी फैसिलिटेशन एंड वेलफेयर बिल, इसको भी सोच रही है इस बारे में भी, टू रिप्लेस द इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1983, ताकि सेफ, लीगल और स्ट्रक्चर्ड माइग्रेशन हम कर सकें। सेफ माइग्रेशन जरूरी है। देखिए वैसे तो माइग्रेशन के बहुत सारे फैक्टर्स हैं इंडिया से इंडिया के बाहर। एक तो पुश फैक्टर्स हैं, बहुत सारे गाँव में गरीबी है, बहुत सारे यूथ में अनएम्प्लॉयमेंट है, तो ये सोचते हैं कि इंडिया में कंपटीशन बहुत है, बाहर चले जाएं। बहुत सारे जगहों पर एजुकेशन का एक्सेस प्रॉपर नहीं है हमारे इंडिया में, बहुत सारी फैसिलिटीज की कमी है, तो हम इसलिए भी बाहर चले जाते हैं। बहुत सारी जगहों पर आप देखोगे वायलेंस है ना, हिंटरलैंड में, तो इसलिए भी लोग जाते हैं। लेकिन पुल फैक्टर्स भी है, बाहर की फैसिलिटीज लोगों को अट्रैक्ट करती है ना। बाहर का कल्चर, जैसे अमेरिकन कल्चर लोगों को अट्रैक्ट करता है, द आइडिया ऑफ अमेरिकन ड्रीम, अब तो पता नहीं कल्चर में इतना बचा है नहीं बचा है इनके अमेरिकन ड्रीम या जो भी है, बट ये सब अट्रैक्ट करता है। बाहर की एजुकेशन इनको अट्रैक्ट करती है, बाहर का लाइफस्टाइल अट्रैक्ट करता है, फ्रीडम अट्रैक्ट करती है बाहर की, है ना। तो ये सब आप देखोगे कि अलग अलग पुश एंड पुल फैक्टर्स हैं। और जो करंट फ्रेमवर्क है उसमें क्या होता है, हमारे पास कुछ कंट्रीज है जिसे हम ईसीआर रिक्वायर्ड बोलते हैं, इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, यानी वहां पर अगर इंडियन वर्कर्स को जाना है तो उनको ईसीआर चेक करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ कंट्रीज हैं जहां पे इंडियन वर्कर्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है, जिनको स्पेशली कुछ अवेयरनेस नहीं होती, जैसे 10th-12th पास जो लोग हैं उनको, जैसे सऊदी अरेबिया है, यूएई है वगैरह। तो ये सब जो ईसीआर चेक वगैरह है इमिग्रेशन एक्ट 1983 के हिसाब से लगाया जाता है। लेकिन ऐसी बहुत सारी कंट्रीज है जहां पे जो ईसीआर कंट्रीज नहीं है, जैसे डेवलप्ड कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज, लेकिन वहां पे लोग इलीगली जा रहे हैं बैठ के, तो वहां पे सेफ हो, स्ट्रक्चर्ड माइग्रेशन हो, उसकी जरूरत है। सिर्फ ईसीआर चेक्स की जरूरत नहीं, इसके अलावा एडिशनल चीजें चाहिए। इसी के साथ साथ एक फॉरेनर्स एक्ट है 1946। इंडिया में भी अगर कोई फॉरेन नेशनल आता है बिना पासपोर्ट बिना वीजा के आ गया, है ना, या फिर पासपोर्ट है उसके पास उसकी कंट्री का, इंडिया का उसके पास वीजा नहीं है ना, या फिर पासपोर्ट वीजा दोनों लेके आया लेकिन ये दोनों एक्सपायर हो गए तब भी इंडिया में स्टे कर गया, तो वो क्या हो जाएगा, इलीगल इमिग्रेंट हो जाएगा इंडिया के अंदर। और ऐसे केस में सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरी पावर है, सेंट्रल उसको डिटेन कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है, डिपोर्ट भी कर सकता है वापस, कि जाओ जहां से आए थे वहां जाओ। और इसमें इंडिया ने कोई यूएन का रेफ्यूजी कन्वेंशन साइन नहीं किया, तो इंडिया के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है किसी भी रेफ्यूजी के कॉन्टेक्स्ट में। पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट है 1920, जो कि लीगल बेसिस बताता है फॉर रिमूवल ऑफ फॉरेनर्स विदाउट वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स। इसके साथ साथ अगर आप देखो तो हमारे रेमिटेंसेस का इशू जो हम देख ही चुके हैं, जो इससे रिलेटेड ही है। और इसके साथ साथ अगर आप देखो तो नेचुरलाइजेशन का यूएस का इशू, क्योंकि यूएस का एक 14th अमेंडमेंट था जिसने बोला था कि अगर आप यूएस की जमीन पे पैदा हुए हो तो आप यूएस के सिटीजन हो। इसके बारे में यूएस का सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी आया था। उस हिसाब से कोई डंकी मार के यूएस में गया, उसका जो बच्चा होगा उसे तो सफर करना पड़ेगा, क्यों इलीगली गया है, वो छुपता रहेगा जीवन भर पुलिस से, लेकिन उसका जो बच्चा है वो यहाँ पे सिटीजन होगा यूएसए का, अगर वो बच्चा यूएस में ही किसी हॉस्पिटल में जन्मा है। तो ऐसे केस में आप देखते हो कि जो बच्चा यूएस में ही जन्मा वो यूएस का ही सिटीजन हो गया, चाहे वो इलीगल इमिग्रेंट का ही बच्चा, इसलिए लोग डंकी मार मार के इतना जा रहे होते हैं, उनको पता है कि उनके आगे की जनरेशन का फ्यूचर तो सेफ ही है, और धीरे धीरे वो भी अपने आप को सेटल कर लेते हैं, रेफ्यूजी मांग लेते हैं, स्टेटस मांग लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं वैसा कर लेते हैं। तो अलग अलग तरीके होते हैं जिससे सिटीजनशिप पहले मिल जाती थी। ऐसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग इससे रिलेटेड है पूरा, क्योंकि पूरा ह्यूमन ट्रैफिकिंग का नेक्सस है। यूथ से 2-2, 4-4 लाख रुपए, बहुत सारे लाखों रुपए लिए जाते हैं यूएस ले जाने के लिए, अलग अलग कंट्रीज ले जाने के लिए, इनको एश्योरेंस दिया जाता है। फिर जब यहाँ पे एक्चुअल कंडीशंस की बात होती है तो यूथ जाके एक्चुअल कंडीशंस देखता है कि लैटिन अमेरिका से और सेंट्रल अमेरिका से जो कंडीशंस है मेक्सिको तक जाने के लिए, वो कितनी खतरनाक कंडीशंस है। डीप जंगल्स हैं, रिवर्स हैं, कोई मर भी सकता है, उसकी बॉडी भी वापस नहीं आएगी। तो ये आप देखते हो कि पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है ना। और इस तरीके से हमें लीगल माइग्रेशन का तो पता चल जाता है ई माइग्रेट सिस्टम से, लेकिन ये जो पूरा ऑर्गेनाइज्ड ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, लोगों की मर्जी से हो रही है, लोग खुद पैसा दे रहे जाने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, वो यहाँ पर चेक में नहीं आ पाता। और इसके साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो मतलब पूरी जो यहाँ पर प्रोसेस है ना, इसमें आप देखोगे कि नोडल ऑफिशियल्स का भी एक इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि इन्हें भी वो पूरी जो प्रोसेस है वो देखनी पड़ेगी कैसे एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो ये प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट्स की तरह हम नोडल ऑफिशियल्स की तरफ भी इसके लिए देख सकते हैं टू स्टॉप दीज प्रोसेसेस। और इसके साथ साथ हमारे पास प्रवासी भारतीय सहायता केंद्र भी है। अगर कोई प्रवासी है जो लीगली गया है यूएस में और ट्रबल में, तो वो इन असिस्टेंस, जैसे किसी भी कंट्री में गया है, प्रवासी है, लीगली गया है, तो यहाँ से असिस्टेंस सीख कर सकता है। लेकिन जो इलीगली डंके मार के हैं उनके पास ये नहीं रहेगा अवेलेबल। तो ये सब आप देखोगे कि अलग अलग यहाँ पर इश्यूज और इसके अलग अलग मैकेनिज्म्स हैं। ये इतने सारे फैक्ट्स मैं आपके प्रीलिम्स के एग्जाम के हिसाब से ही पूरा डिस्कस करवा रही हूँ। बाकी अगर हम इसमें पीवाईक्यूज देखें तो ये प्रोटेक्शनिज्म वाला पुराना क्वेश्चन तो हम देख ही चुके हैं। इसके साथ साथ जो एक्सपेक्टेड चीजें हैं वो इसी ढंग की रूट पर आ सकती हैं
कि क्या है डंकी रूट, तो आपको इसमें बताना है। मैं आपको ऑप्शंस दे देती हूँ यहाँ पर। A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2 एंड डी नन ऑफ द अबव। ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना रहेगा। ध्यान रखिएगा, मैं सारे कमेंट्स देखूंगी किसने जवाब दिया किसने नहीं दिया। इसके साथ साथ जो ट्रांजिशन है इमिग्रेशन एक्ट से ओवरसीज मोबिलिटी बिल पर, ये क्या रिफ्लेक्ट करता है, क्या फ्रॉम बीइंग अ लेबर सेंडिंग नेशन टू अ ग्लोबल टैलेंट मैनेजर, इसको भी डिस्कस करना है। इसके अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स हैं जो आप देख सकते हैं, है ना। बाकी इसमें जो सिटीजनशिप एक्ट है 1955 में सिटीजनशिप एक्ट आया। इसमें पार्लियामेंट को, क्योंकि पार्लियामेंट के पास पूरी पावर है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर आर्टिकल्स 5 to 11 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सिटीजनशिप के क्राइटेरियाज बता सकता है, उसमें रेगुलेशंस ला सकता है, सेंटर के पास ये पावर रहेगी, है ना। तो इसके हिसाब से यहाँ पर ये एक्ट आया। अब इनिशियली क्या था कि जो भी इंडिया में जन्मेगा वो इंडिया का सिटीजन होगा, जैसे अभी यूएस में है ना, जस्ट सॉली प्रिंसिपल, बाय बर्थ प्रिंसिपल। जो भी यहाँ की मिट्टी में जन्मा, भले उसके माँ बाप इंडियन थे नहीं थे, जो कहाँ का भी है वो इंडियन ही होगा, है ना। एक्सेप्ट फॉर एम्बेसडर्स वगैरह के बच्चे, क्योंकि वो तो एम्बेसडर्स ड्यूटी पर है, तो उस टाइम पे किसी का बच्चा पैदा हुआ तो ऑफकोर्स वो इंडियन नहीं कहलाएगा, वो अपने होम कंट्री का ही सिटीजन कहलाएगा जो बच्चा पैदा हुआ है वो। बाकी 1986 में अमेंड किया गया असम की सिचुएशन को देखते हुए, वोलेटाइल सिचुएशन को देखते हुए, जहां बहुत सारे बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स आए, और ये कहा गया कि अब आपका इंडिया में जन्म तो होना ही चाहिए, लेकिन साथ साथ में आपका एक पेरेंट यहाँ पे इंडियन सिटीजन हो, तब आप इंडियन सिटीजन कहलाओगे। फिर 2003 में ये कहा गया, इसको सिटीजनशिप एक्ट को अमेंड करके, कि अब आप इंडिया में जन्मे, आपका एक पेरेंट इंडियन सिटीजन हो और दूसरा इलीगल इमिग्रेंट नहीं होना चाहिए, है ना, तब जाके आप इंडियन सिटीजन कहलाओगे। और फिर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 तो है ही सही, आपको पता ही होगा, जो परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से, उनको यहाँ पर रिलैक्सेशंस प्रोवाइड करने के लिए सिटीजनशिप के ग्राउंड्स में, जो 31 दिसंबर 2014 से पहले आ गया इंडिया में, मिनिमम उसने 5 साल काट लिए, फिर 1 साल रजिस्ट्रेशन के टाइम के काट लिए अपनी फैमिली को और अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवाते हुए, तो इसको सिटीजनशिप इंडिया की मिल पाएगी। अदरवाइज जनरली नेचुरलाइजेशन में 12 से 14 साल का समय लग जाता है, और रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में भी सिटीजनशिप में रजिस्ट्रेशन के रूट से भी 7 साल लग समथिंग मिनिमम लग जाते हैं, राइट। तो ये पूरा यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जल्दी जल्दी मुझसे सुनते जाओ, आपको बहुत सारी चीजें पता पड़ेंगी। इसके साथ साथ इकोनॉमी पर पेज 15 में एक यहाँ पर टॉपिक आया है, इन्फ्लेशन रिस्क अंडर एप्रिशिएटेड बाय मार्केट्स इन 2026। ये इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड ही है। बॉन्ड यील्ड्स पर पहले एक पीवाईक्यू आया है, अब देखो 2021 में, तो उस हिसाब से इस तरीके की चीजें आती हैं, बॉन्ड यील्ड्स, इन्फ्लेशन, ये सब। तो ग्लोबल मार्केट स्टिकीनेस ऑफ इन्फ्लेशन 2026 में जो उसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, ऐसा आर्टिकल में बताया गया। और यूएस जो फेडरल रिजर्व है इज एक्सपेक्टेड टू कीप इंटरेस्ट रेट्स हाई टू कॉम्बैट अमेरिकन इन्फ्लेशन, है ना, जिससे कि फेड टेपरिंग होगी, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट यूएस में हाई रहेंगे तो यूएस के बहुत सारे इन्वेस्टर्स यूएस की इकोनॉमी में इन्वेस्ट करेंगे टू गेट हाई रिटर्न्स, और इस वजह से ये लोग इंडिया के मार्केट से विड्रॉ करेंगे, और जब इंडिया के मार्केट से विड्रॉ करेंगे तो इंडिया में रूपी की वैल्यू कम होगी विजविस डॉलर, क्योंकि डॉलर की डिमांड ज्यादा रहेगी पैसा विड्रॉ करने के लिए, और रूपी की डिमांड कम रहेगी। इस हिसाब से इंडिया में महंगाई बढ़ सकती है, ये कहा जा रहा है। करेंसी का इंपैक्ट आप देखेंगे, ईरान में क्या हुआ, रियाल जो है वो रिकॉर्ड लो पे चला गया, है ना, $1.8 $1.4 मिलियन वर्थ। ये इसलिए भी इतना कम है क्योंकि ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा रखता है यूएस। बट हाँ, आप देखोगे कि इंडिया में चलो इतना तो नहीं होगा, लेकिन इंडिया में भी आप देखो रिकॉर्ड लेवल पर रूपी कम हो रहा है, उसको हम कम होने दे रहे हैं अभी, है ना। जैसे $1.90 पहुंच गया, हम उसको होने दे रहे हैं, पहले नहीं होने देते थे, अब इसलिए होने दे रहे हैं क्योंकि जितना हमारे रूपी की वैल्यू कम होगी उतना हमारे एक्सपोर्ट्स के लिए अच्छा होगा, क्योंकि यूएस हमारे ऊपर टैरिफ लगा रहा है, तो उस हिसाब से हम चाहते हैं कि हमारे एक्सपोर्ट्स अच्छे हों, तो इसलिए हम होने दे रहे हैं। लेकिन तब भी इससे इन्फ्लेशन का खतरा तो है ही सही भाई साहब, इन्फ्लेशन के खतरे से, डेंजर जो है, इससे डील करने की चीजें करनी पड़ेंगी, क्योंकि हायर यूएस इंटरेस्ट रेट से डेफिनेटली कैपिटल फ्लाइट होता है। ये पूरा फेड टेपरिंग का इम्पैक्ट जो है ये रघुराम राजन ने एक्सप्लेन किया था एज आरबीआई गवर्नर, फॉर्मर आरबीआई गवर्नर, जब वो गवर्नर थे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, है ना, क्योंकि एफपीआई पूरा पुल आउट हो जाता है इंडिया से। एफपीआई वैसे ही वॉलेटाइल मनी। पॉलिसी शिफ्ट आप देखेंगे तो यूएस ने 1% टैक्स आउटबाउंड रेमिटेंसेस पर भी लगाया है, तो इसकी वजह से जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर जो चार्जेस हैं वो भी बढ़े हैं, और इससे भी ग्लोबल इन्फ्लेशनरी प्रेशर, महंगाई बढ़ सकती है, क्योंकि लोग रेमिटेंस तो करेंगे सिर्फ अपने घर वालों को, भले 1% टैक्स देना पड़े, और फिर ऐसे केस में महंगाई तो बढ़ेगी से, है ना। और इसके साथ साथ यहाँ पर अगर हम देखें तो ये पूरा जो मुद्दा है इसको आरबीआई को पूरा देखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि आरबीआई के पास ही यहाँ पर रिजर्व्स होते हैं, करेंसी रिजर्व्स टू बैलेंस दिस। आरबीआई ही यहाँ पे मैनेज्ड फ्लोट करता है इंडिया में, यानी बहुत ज्यादा डाउनफॉल रूपी का आरबीआई प्रिवेंट कर सकता है सडनली, अचानक से, है ना। फ्लोट है यानी फ्री फ्लोट है डॉलर और रूपी का, लेकिन मैनेज्ड है एट सम लेवल, बहुत ज्यादा अचानक से डाउन या अप नहीं होने देता आरबीआई। तो ये आरबीआई जो है इसको साथ साथ इन्फ्लेशन के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर
मॉनेटरी पॉलिसी में भी उस तरीके के चेंजेस करने पड़ेंगे और हो सकता है हॉकी स्टैंड इन्फ्लेशन से डील करने के लिए लेना पड़े जब रुपये की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। और ये सब आपको पता ही है, 2016 में आरबीआई एक्ट 1935 का अमेंडमेंट हुआ था और उस हिसाब से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का फॉर्मेशन हुआ था, जिसमें 3 लोग आरबीआई के आते हैं, 3 लोग गवर्नमेंट के आते हैं, आरबीआई गवर्नर यहाँ पे होते हैं इनके बीच में, और उस हिसाब से मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स को डिसाइड करती है और फिर हर क्वार्टर के लिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मॉनेटरी पॉलिसी जो रेट्स हैं उनको अनाउंस करती है ना। और अगर 2 क्वार्टर तक लगातार इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं विद इन द बैंड ऑफ 2 to 6%, यानी 4% ±2%, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को जवाब भी देना पड़ता है गवर्नमेंट को। इस हिसाब से रेपो रेट डिसाइड होता है। रेपो रेट क्या है? रेट एट विच आरबीआई लेंड्स द कमर्शियल बैंक्स, ये आपको पता ही होगा। और रिवर्स रेपो उस रेट पर जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंक से उधार लेती है ना, तो वो रिवर्स रेपो हो जाता है, ठीक उसका रिवर्स। बाकी बॉन्ड यील्ड्स की आप बात करें तो जो बॉन्ड यील्ड्स हैं ये इनवर्सली बॉन्ड प्राइसेस के प्रोपोर्शनल होते हैं, और ये भी इंडिया के बॉन्ड यील्ड्स भी यूएस के फेड एक्शन से, यूएस के बॉन्ड यील्ड्स तो इंपैक्ट हो ही रहे हैं जिसकी वजह से इन्वेस्टर भाग रहे हैं यूएसए में, अगेन हाई बॉन्ड यील्ड्स के चलते, और इसके साथ साथ इंडिया के भी बॉन्ड यील्ड्स उस तरीके से हमारी इन्फ्लेशन से इम्पैक्ट होंगे ही होंगे। इसके साथ साथ M3 जो है ब्रॉड मनी, वो भी इम्पैक्ट होगा कि ब्रॉड मनी तो बढ़ जाएगा, करेंसी इन सर्कुलेशन बढ़ जाएगी। अगर अचानक से विड्रॉ करेंगे तो M3 पर भी इम्पैक्ट आएगा, जिससे मनी मल्टीप्लायर पर भी इम्पैक्ट आ सकता है ना। हालांकि मनी मल्टीप्लायर आप देखोगे बैंकिंग हैबिट्स की वजह से प्राइमरली डिसाइड होता है काफी हद तक, प्रीलिम्स के क्वेश्चंस के एनालिसिस से भी यही पता चलता है हमें। और इसके साथ साथ अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो जो बेस इफेक्ट है उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, आगे के ईयर्स में जो इन्फ्लेशन जिस तरीके से मेजर होगा उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा, तो बेस इफेक्ट का भी टॉपिक आपको क्लियर होना चाहिए। और इसके साथ साथ अगर ये इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो ऐसे केस में इस इन्फ्लेशन को क्या हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहेंगे? नहीं, इसको डिमांड पुल इन्फ्लेशन तो नहीं कह सकते, क्योंकि ये बाहर से आ रहा है इन्फ्लेशन हमारे पास, है ना, और रुपये की सप्लाई की वजह से हो रहा है। लेकिन अगर यही जनता की सप्लाई की वजह से, मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से डिमांड बढ़ जाती अचानक से और उस वजह से अगर इन्फ्लेशन होता तो इसे डिमांड पुल इन्फ्लेशन हम कह सकते थे, हायर परचेजिंग पावर की वजह से या फिर एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी की वजह से, राइट। और इस इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई। हमारी इकोनॉमी में एक टाइम पर डब्ल्यूपीआई यूज करते थे, अब सीपीआई यूज करते हैं। ये स्टैंडर्ड मेजर है जिससे एमपीसी मेजर करता है। तो सीपीआई में आप देखोगे सर्विसेज भी आती है, गुड्स भी आते हैं, होलिस्टिक है सीपीआई आज के टाइम पे। कंज्यूमर लेवल पे क्या इन्फ्लेशन है उसको हम मेजर करते हैं, बास्केट ऑफ कमोडिटीज में क्या मतलब जनरल प्राइस लेवल है एवरी ईयर, उसको हम मेजर करते हैं। इसके साथ साथ जो परचेजिंग पावर पैरिटी उस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि डॉलर के कंपेरिजन में अगर रूपी सस्ता होगा तो उससे परचेजिंग पावर पैरिटी पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे आप देखते हो कि ये परचेजिंग पावर पैरिटी एक मेथड है जो कि इनकम लेवल्स और पावर्टी लाइंस को कंपेयर करता है एक तरीके से। परचेजिंग पावर पैरिटी के लेवल्स में इंडिया का जो जीडीपी है दैट इज आई थिंक एट 3rd इन द वर्ल्ड ओवरऑल। इसके साथ साथ ये इससे क्या होता है कि जैसे अब हमारे यहाँ से इन्वेस्टर्स पैसा वापस खींचेंगे और यूएस की तरफ जाएंगे तो इससे हमारे डेट लेवल्स भी हाई हो सकते हैं, इससे ग्रोथ पर भी इम्पैक्ट हो सकता है, नए इन्वेस्टमेंट पर भी इम्पैक्ट हो सकता है। तो ये सब हम यहाँ पर इस पर डिस्कस करेंगे, मतलब ये हमने डिस्कस किया है ओवरऑल। बाकी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखिए, जो पुराने क्वेश्चंस हैं वो तो हमने देखा ही है कि इस तरीके से आ सकते हैं। बाकी ये ग्रोथ जो इंडियन इकोनॉमी है उसमें देखिए ये 2021 में गवर्नमेंट बोल रही थी कि वी शेप ग्रोथ है आफ्टर कोविड लॉकडाउन एंड ऑल, तो ये आप देखोगे कि वी शेप ग्रोथ पर सवाल पूछा था, ये पूरा इकोनॉमिक सर्वे से ही लिया गया था मोस्टली। इस तरीके से अभी ग्रोथ और बाहर के पॉलिसीज से क्या इम्पैक्ट हो सकता है, फेड टेपरिंग से क्या इम्पैक्ट हो सकता है, इन्फ्लेशन पर हमारी क्या इम्पैक्ट हो सकता है, इस पर भी सवाल पूछ सकते हैं। तो इन्फ्लेशन इन 2026 इज नो लॉन्गर अ डोमेस्टिक फिनोमिनन बट अ जियोपॉलिटिकल डेरिवेटिव। देखिए कितना अच्छा टर्म यूज किया है, एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ यूएस फिस्कल पॉलिसीज ऑन इंडियाज मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इस तरीके से पूछा जा सकता है। और बाकी प्रीलिम्स में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी बाय यूएस फेडरल यूजुअली लीड्स टू कैपिटल फ्लाइट एंड मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इंक्रीजेस विथ एन इंक्रीज इन कैश रिजर्व रेशियो। इसमें आपको सही आंसर बताना है, A1 ओनली, B2 ओनली, C बोथ 1 and 2, D नन ऑफ द अबव यानी नोटा। इसमें बताइए क्या सही उत्तर है। CRR जो होता है वो आरबीआई एक्ट के अंदर आरबीआई एम्पावर्ड होती है बैंक्स को डायरेक्ट करने के लिए कि आप कुछ पैसा अपने पास कैश में रखोगे। तो देखिए अगर कुछ पैसा कैश में रखेंगे तो उससे मनी मल्टीप्लाई होगा ही नहीं, तो अगर इंक्रीज होगा सीआरआर तो मनी मल्टीप्लाई रिड्यूस होगा, तो इसलिए सेकंड वाला तो गलत हो जाएगा। इस हिसाब से आप मुझे बताना आंसर क्या है, क्योंकि बाकी तो मैंने फर्स्ट वाला तो पूरा डिस्कस किया आर्टिकल में, और कमेंट में भी बताइएगा क्या आंसर है। इसके साथ साथ आप देखोगे और भी बहुत आर्टिकल्स हैं, जैसे अभी ये डेनमार्क वाला आर्टिकल है। इसके साथ साथ आपके लिए एक मैप प्रैक्टिस भी यहाँ पर मैंने प्रोवाइड किए सो दैट आप समझ सकें, मतलब अगर आपको मैप कभी बनाने को आया तो
इसके साथ साथ ओएनजीसी गैस वेल लीक की यहाँ पर न्यूज है आंध्र प्रदेश में, जिसमें विलेजर्स को पूरा इवैक्यूएट करवाया गया, क्योंकि ओएनजीसी का मतलब यहाँ पर जो एक्सप्लोरेटरी वेल है कोनासीमा रीजन में आंध्र प्रदेश में, वहां से एक सिग्निफिकेंट गैस लीक हुई और इस लीक से मतलब हाई प्रेशर जो नेचुरल गैस है वो यहाँ पर गई। तो 5 किलोमीटर सेफ्टी रेडियस में पूरा यहाँ पे इवैक्यूएट कराया गया और ओएनजीसी ने अपनी जो क्राइसिस मैनेजमेंट टीम है उसको डिप्लॉय किया और एक ब्लो आउट प्रिवेंटर जो है उसको इंस्टॉल किया, ताकि और फिर हेवी मड इंजेक्शन भी यूज किया ताकि वेल को खत्म किया जा सके, क्योंकि वेल खत्म हो जाएगा तो फिर वहां से जो गैस है उससे जो आग वगैरह लगने का डर है वो भी यहाँ पे खत्म हो जाएगा, है ना। और नेचुरल गैस प्राइमरीली मिथेन होते हैं, तो उसी का यहाँ पे पूरा जो लीकेज था वो हुआ था और ये पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है, तो ऐसे एक्सीडेंट से ग्रीन हाउस जो गैस का इफेक्ट है वो भी बढ़ सकता है डेफिनेटली। और इसके साथ साथ आप देखोगे कि ट्रेसेस ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, जैसे रॉटन एग की बदबू आती है H2S गैस, वो भी यहाँ पर निकली थी, जो कि हाईली टॉक्सिक होती है लो कंसेंट्रेशन में। और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के हिसाब से फिर ऐसे इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स के लिए गाइडलाइंस दी गई हैं और एनडीआरएफ का भी रोल है ना। तो इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स के रिलेटेड गाइडलाइंस आपको पता होनी चाहिए और ब्लो आउट भी पता होना चाहिए। जैसे ब्लो आउट बेसिकली ये होता है कि क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस का अनकंट्रोल रिलीज हो जाए अचानक से, एक्सीडेंट होने का डर है। बाकी मिथेन का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल भी आप देख लो 25 से 28 टाइम्स हायर है देन CO2 फॉर ओवर 100 ईयर्स। और इसके साथ साथ ऐसे जो एक्सप्लोरेटरी ड्रिलिंग के प्रोजेक्ट हैं इनके लिए EIA होना चाहिए था पहले से, और EIA में ये चीजें पता होनी चाहिए थी, है ना, ताकि इकोसिस्टम होमोस्टेसिस को असेस कर सके कि क्या सिचुएशन है इनिशियली और उस हिसाब से क्या चेंज होने वाला है। बाकी वेल किलिंग का ये होता है कि वेल किलिंग के अंदर आप जो मिट्टी होती है उसके अंदर एक बहुत ही डेंस फ्लूइड मड के अंदर यहाँ पे सर्कुलेट कर देते हैं, है ना, वेल बोर जो होता है उसके अंदर जहां से वो गैस निकल रही है उसके अंदर, ताकि जो मतलब जो भी फ्लूइड्स हैं उनका जो फ्लो है वो रुक जाए। मिट्टी बेसिकली यहाँ पे आपने देखा होगा कहीं आग लगती है तो भी मिट्टी डालते हैं बहुत बार, तो दिस हेल्प्स। और इसके साथ जो ओएनजीसी है, ओएनजीसी से ऐसा, ओएनजीसी ने एक्सीडेंट तो प्रिवेंट कर दिया क्राइसिस मैनेजमेंट टीम से, लेकिन ओएनजीसी से ऐसा कैसे हुआ? बिकॉज ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन इज अ महारत्ना PSU। महारत्ना आप समझते हैं, मिनी रत्ना, नवरत्ना, महारत्ना। महारत्ना इज द लार्जेस्ट कैटेगरी, इज द बिगेस्ट कैटेगरी, ये बहुत बड़ा PSU है ना, बहुत सेलिब्रेटेड PSU है इंडिया का। ओएनजीसी के शेयर प्राइस आप देखोगे तो इन पर भी काफी अच्छा बेट लगाया जाता है। तो इट इज गवर्न्ड बाय डॉक्ट्रिन ऑफ बिजनेस जजमेंट रूल रिगार्डिंग सेफ्टी इन्वेस्टमेंट्स। तो ये PSUs की अकाउंटेबिलिटी का भी इशू है और इसके साथ साथ पोल्यूशन का भी इशू है, क्योंकि ये सब पोल्यूशन भी कॉज करते हैं, फ्लाई ऐश पोल्यूशन, ये सब भी होता है इन सारी चीजों से। और बाकी गैस लीक्स जो होती है ना, वो क्या करती है, लोकल मॉइस्चर को एसिडिफाई कर सकती है। जैसे CH4 वगैरह आया तो एटमॉस्फेयर में फिर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड्स हैं और इस तरीके की जो चीजें हैं ये यहाँ पे रह जाएंगी रेसिड्यू, क्योंकि CH4 आएगा तो O2 से रिएक्ट करेगा और ये सब होगा। तो यहाँ पर इसके बाद कार्बोनेशन हो जाएगा, क्योंकि ये जो पूरा एसिडिफिकेशन है, फिर जब बारिश वारिश पड़ेगी या फिर ये जो एसिड्स हैं जब बारिश का सीजन नहीं है तब भी सॉइल पे डिपॉजिट हो जाएंगे, तो इससे जो सॉइल है यहाँ पे कार्बोनेट्स जमा हो जाएंगे, है ना, कार्बोनेट्स, कैल्शियम कार्बोनेट और ये सब, तो ये कार्बोनेशन हो जाएगा आसपास के मिनरल्स का, तो फिर इन सब से भी इम्पैक्ट हो सकता है। और फिर ये पानी वानी पड़ेगा तो इजीली ये मड कार्बोनेशन के साथ साथ यहाँ पे पानी में डिजोल्व होकर और फिर चली जाएगी, तो सॉइल इरोजन भी ज्यादा होगा, एसिडिफिकेशन ज्यादा होगा, बहुत सारी चीजें हो सकती है ना। तो ये सब यहाँ पे डेंजर्स हैं और रिलीफ जो एफर्ट्स हैं इनको नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड के थ्रू ही यहाँ पे फंड किया जा रहा है ना। बाकी इसको देखते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हाइड्रोजन सल्फाइड के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इट इज कॉल्ड एज सार गैस, क्योंकि जब ये निकलती है तो ऐसा लगता है जैसे रॉटन एक्स की स्मेल आ रही है। और हाइड्रोजन सल्फाइड से आपकी बॉडी का जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि ये आयरन के साथ बाइंड कर, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, रात में चूल्हा जला के सो गए, घर पूरा बंद करके, खिड़कियां वगैरह बंद करके, तो कार्बन मोनोऑक्साइड आपके हेमोग्लोबिन के साथ कंबाइन कर जाएगा, उसमें जो आयरन है उसके साथ, और फिर एक कंपाउंड बन जाएगा जिससे आपकी ब्रीदिंग, आपकी ऑक्सीजन पहुंचना सेल्स तक खत्म हो जाएगी, फिर सुबह तक डेथ भी हो सकती है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी होता है कि आयरन के साथ कंबाइन करके और फिर साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम्स बन जाएंगे और फिर सेल्यूलर रेस्पिरेशन रुक जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा। अब इसमें अगर हम देखें तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में सार गैस के बारे में पूछा जा सकता है और ये भी पूछा जा सकता है कि वो एक्सप्लोरेटरी गैस वेल ब्लो आउट से एसोसिएटेड है या नहीं है, और क्या सार गैस में H2S होता है। अब इसमें मैं आपको ऑप्शंस दे देती हूँ, वैसे तो सब कुछ पढ़ चुके हैं। 1 ओनली, B ऑप्शन है 2 ओनली, C ऑप्शन है बोथ 1 and 2 और D है नन ऑफ द अबव। साथ साथ गैस लीक हाइलाइट्स या फिर ऐसे जो इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स हैं इनके बारे में और पूछा जा सकता है कि एनर्जी सिक्योरिटी इंश्योर करते करते क्या हम इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स से टैकल करने के लिए प्रिपेयर्ड है, आर वी रेडी। और ये जो इफेक्टिवनेस है इंडस्ट्रियल डिजास्टर मैनेजमेंट फ्रेमवर्क की इंडिया की, जैसे NDMA की गाइडलाइंस की, क्या ये अभी इफेक्टिव है या फिर और ज्यादा यहाँ पर चीजें इंश्योर करने की जरूरत है, राइट।
इसके साथ साथ और भी न्यूज है कुछ कुछ, जैसे पीएम को मिलने आ रहे हैं जर्मन चांसलर। ये बेसिकली आप देखोगे कि ये पेज 4 में यहाँ पर ये न्यूज मेंशन थी। अब जब जर्मन चांसलर आएंगे यहाँ पर 7th इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशंस के लिए, और ये बेसिकली यहाँ पर ये मतलब जो हमारे और जर्मनी के बीच में ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पार्टनरशिप साइन हुई थी 2022 में, उसके आसपास सेंटर्ड रहेगा। नेगोशिएशंस होगी सबमरीन प्रोजेक्ट के लिए, 6 कन्वेंशनल सबमरीन हम जर्मनी से यहाँ पर इंश्योर करेंगे अपने लिए, और इसके साथ साथ स्किल्ड माइग्रेशन मोबिलिटी पार्टनरशिप अग्रीमेंट पर ही बात होगी। ओवरऑल हम जब इसको डिस्कस करेंगे तो इंडिया जर्मनी के बारे में डिटेल में मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि दोबारा आएगा बिकॉज जर्मनी के चांसलर आने वाले हैं वैसे भी, सो दैट विल बी देयर। इसी के साथ साथ एक और यहाँ पर आर्टिकल है, यूएन फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस इन सिवाइल, FFD4 बेसिकली। तो ये जो कॉन्फ्रेंसिंग है दैट विल बी यूएन कॉन्फ्रेंस फॉर फाइनेंसिंग ऑफ डेवलपमेंट, ऑन फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट कैसे फाइनेंस किया जाना चाहिए ताकि एसडीजीज को हम 2030 तक अचीव कर सकें। अब एसडीजीज को हमने यहाँ पर 2015 में डिसाइड किया था। जब हमें डिसाइड हुआ, जब हमने रियलाइज किया कि हाँ जी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो हैं उनमें आगे हमें कुछ और चाहिए फर्दर, तो हमने एसडीजीज पर डिसाइड किया। तो ये कॉन्फ्रेंस के बारे में भी और हम डिस्कस कर सकते हैं, एसडीजीज के बारे में किसी दिन आपको बताऊंगी। और इसके साथ साथ मुनरो डॉक्ट्रिन पर भी पेज 10 में टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में आर्टिकल। अब टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट के आर्टिकल्स बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ही क्वालिटेटिव होते हैं, और ये आपके वर्ल्ड हिस्ट्री से सीधा सीधा रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री में हम मुनरो डॉक्ट्रिन और अमेरिकन पॉलिसी जो थी, जो धीरे धीरे आइसोलेशनिज्म से लेकर हम धीरे धीरे अमेरिकन पॉलिसी कैसे चेंज हुई आइसोलेशनिज्म और उसके बाद, तो ये पूरी पॉलिसी है। जैसे यूएस इनिशियली जब आजाद हुआ 1770 में, तो उसके बाद आइसोलेशनिज्म पे था। यूएस इज एन आइलैंड, कोई प्रॉब्लम तो थी नहीं मेजर। पड़ोसी जो थे वहां पर भी कुछ छोटे मोटे बैटल्स हुए, बट अदरवाइज यहाँ पर ऐसा नहीं था कि बहुत कोई बिग सिक्योरिटी चैलेंज था। जैसे इंडिया के पास तो पाकिस्तान वाला चैलेंज है, इधर बांग्लादेश में कुछ कुछ चीजें होती रहती है चाइना पाकिस्तान के थ्रू, सो दैट्स देयर। नेपाल से काउंटरफेट करेंसी आती थी हमारे यहाँ पर। बट यूएस का देखो तो प्राइमरली कनाडा और मैक्सिको से इट वाज एबल टू डील वेल, और इसके बाद यूएस के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं थी कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करना ही है, जो उस टाइम पर बैलेंस ऑफ पावर की पॉलिटिक्स और ये सब स्टार्ट हो रहा था उस टाइम पर। लेकिन इसके बाद से यूएस प्रेसिडेंट जेम्स मुनरो थे, जब साउथ अमेरिका लैटिन अमेरिका में ब्रिटिशर्स और यूरोपियंस ने इंटरफेयर करने की कोशिश की बिकॉज ऑफ सम पेंडिंग डेट पेमेंट्स, तो डॉक्ट्रिन ऑफ मुनरो डॉक्ट्रिन आया जेम्स मुनरो के थ्रू 1823 में, जिसमें ये कहा गया कि नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका में यूरोप बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेगा। और इसके बाद एक फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के अंदर एक कोरोलरी आई, फ्रैंक रूजवेल्ट कोरोलरी। मेरे ख्याल से रूजवेल्ट सबसे ज्यादा यहाँ पे टाइम में, मतलब सबसे ज्यादा अगर टेन्योर में कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट रहा है तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट रहे। बट रूजवेल्ट कोरोलरी जो बाद में आती है इसके, उसने ये बोला कि हम इस डॉक्ट्रिन को और एक्सपैंड कर रहे हैं, और यूएस का यहाँ पर वेस्टर्न हेमिस्फीयर जो है, नॉर्दर्न अमेरिका साउथ अमेरिका पूरा, इसमें राइट है टू एक्सरसाइज इंटरनेशनल पुलिस पावर। यानी साउथ अमेरिका में सिर्फ यूएस ये नहीं बोल सकता कि यूरोप इंटरफेयर ना करे, लेकिन खुद भी यहाँ पर एक पुलिस पावर की तरह काम कर सकता है, और खुद फिर इसके बाद यूएस इंटरफेयर करने लग गया। तो दैट इज देयर होंडुरन स्ट्रेटजीज इन्हें बोलते हैं। होंडुरस में भी क्योंकि इंटरफेयर किया था, निकारागुआ में इंटरफेयर किया था, सीआईए की फोर्सेज इनमें से बहुत कंट्रीज में गई तो वहां पर कंटिन्यू रह गई। अर्ली 20th सेंचुरी में पनामा कैनाल बनाने के लिए अलग से एक कंट्री बना दी पनामा, इंडिपेंडेंस का मूवमेंट लीड करके यहाँ पे सेपरेशन करवा दिया कंट्रीज में आपस में। तो बहुत सारी चीजें सेंट्रल अमेरिका और लैटिन अमेरिका, नॉर्दर्न लैटिन अमेरिकन कंट्रीज को झेलनी पड़ी, और इसी जो होंडुरन पॉलिसीज हैं इन्हीं का रिफ्लेक्शन है आज के टाइम में वेनेजुएला में यूएस का इंटरफेयर करके मदुरो को अरेस्ट करके लेके जाना अपने देश में। सो दैट्स देयर। और ये बेसिकली यहाँ पर ये दिखाता है कि यूएस कैसे जो यूएन का चार्टर है उसको सरकमस्क्राइब कर रहा है, बिकॉज यूएन के चार्टर में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, पीस की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वॉर ना हो, वो यूएन की है, यूएस की नहीं है। तो यूएस ऐसे यूनिलैटरल इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। यूएस अभी तक खुद डेमोक्रेसी का झंडा लहराया फैला था, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, नॉन इंटरफेरेंस इन कंट्रीज। जब भी चाइना रशिया ऐसा कुछ करते थे, जैसे रशिया ने यूक्रेन पर किया, तो यूएस खुद उसको विरोध करता था। लेकिन अब जब यूएस खुद यूनिलैटरल एक्शंस ले रहा है, तो कैसे बाकी कंट्रीज यूएस की इस बात को मानेंगी, दैट्स आल्सो देयर। तो इससे एक बढ़ावा भी मिल सकता है चाइना को ताइवान पर इंटरफेयर करने के लिए, रशिया को और ज्यादा यूक्रेन में जाने के लिए। तो दैट क्रिएट्स दिस कंसर्न। तो इसलिए यूएस जब भी इंटरफेयर करता है, जैसे अफगानिस्तान में या इराक में, है ना, 2001 में अफगानिस्तान में, इराक में 2003 में, तो उससे आप देख सकते हो कि ऐसे जो ग्लोबल स्टेबिलिटी होती है वो भी अंडरमाइन होती है, क्योंकि इससे हम यूएन को बाईपास करके, इंटरनेशनल गवर्नेंस को बाईपास करके प्रीमोर्डियल रूल्स ऑफ स्टेट क्राफ्ट के अंदर जाते हैं, और इससे 1945 का जो मल्टीलैटरलिज्म का नॉर्म है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बना, उसको इम्पैक्ट होता है। बाकी इसमें बहुत सारी चीजें हैं डिस्कस करने के लिए। बैलेंस ऑफ पावर, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हम डिस्कस कर सकते हैं इसमें, इंडिया की जो पॉलिसी है उसके हिसाब से।
और इसके बाद हम मल्टीपोलैरिटी को डिस्कस कर सकते हैं, आइडियलिज्म को डिस्कस कर सकते हैं कि आइडियलिज्म पूरा ओवरराइड हो रहा है रियलिज्म के थ्रू। यूएन का चार्टर का मतलब ये चार्टर यूएन को मैंडेट करता है कि टेरिटोरियल इंटीग्रिटी हर स्टेट की मेंटेन रहे, उसकी पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, लेकिन इससे चार्टर का वायलेशन हो रहा है ना। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर इसमें समझ सकते हैं। और बाकी यहाँ पे बात डॉक्ट्रिन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी आती है, क्योंकि ये कहा जाता है कि रियलिस्ट लीडर्स जो हैं वो बहुत बार टफ डिसीजंस लेते हैं अपनी नेशनल सिक्योरिटी सॉवरेनिटी के लिए, जैसे ऐसा अभी कहा जा रहा है ट्रम्प के सपोर्टर्स के थ्रू, ट्रम्प ऐसा डिसीजन ले रहे हैं, बट ये ट्रेडिशनल एथिक्स की कॉस्ट पे होता है। सो हाउ मच ऑफ इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाउ मच ऑफ इट इज रेकलेसनेस इज स्टिल टू बी डिबेटेड। बाकी अगर हम यहाँ पे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखें, क्योंकि पहले के अगर क्वेश्चंस देखें तो यहाँ पर हम अमेरिकन और फ्रेंच रिवॉल्यूशन को इससे लिंक कर सकते हैं। रूजवेल्ट बेसिकली ये मोनरो डॉक्ट्रिन वगैरह तभी आया जब अमेरिकन इंडिपेंडेंस को काफी टाइम हो गया, बट हाँ यहाँ पे हम देख सकते हैं अमेरिका और फ्रांस के आसपास सेंटर्ड वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चंस आते हैं। बाकी एक लेवांट रीजन पर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया है कि लेवांट रीजन क्या है। ऑफकोर्स ये मेडिटेरियन शोर्स वाला रीजन है, बट यस अगर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हम देखें तो रूजवेल्ट कोरोलरी पर आ सकते हैं, बिकॉज ये न्यूज में रहा। अब इसमें आप बता दो ये रूजवेल्ट कोरोलरी क्या है, ट्रूमैन डॉक्ट्रिन है, मोनरो डॉक्ट्रिन है, आइजनहोवर डॉक्ट्रिन है, ब्रेजनेव डॉक्ट्रिन, किसको रूजवेल्ट कोरोलरी ने अमेंड किया, अपने कमेंट्स में आंसर बता सकते हो। इसके साथ साथ मेंस के हिसाब से यहाँ पर हम ट्रांजिशन को डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे मल्टीलैटरलिज्म से स्ट्रेटेजिक सेल्फ हेल्प की तरफ ट्रांजिशन हो रहा है मेजर पावर्स के थ्रू, और ये क्या कर रहा है, ये थ्रेटन कर रहा है यूएन चार्टर की सैंक्टिटी को। सीधा इसमें जो चार्टर का वायलेशन है, यहाँ उस चार्टर के वायलेशन को ही आप इजीली मेंशन कर सकते हो, और बहुत सारे आर्गुमेंट्स इस तरीके से फ्रेम किए जा सकते हैं। तो ये था हमारा मेजर डिस्कशन। अब थोड़ा सा इसराइल और लेबनान, इसराइल की जो स्ट्राइक्स है लेबनान में हिजबुल्लाह को, बेसिकली ये सब तो चल ही रहा है, आपको पता ही है। इसमें एक जगह याद रखनी है, बेका वैली, है ना। ये टारगेट्स जो थे बेका वैली पर थे, और स्ट्राइक्स यहाँ पर लिटनी रिवर के नॉर्थ में हुए, बॉर्डर से काफी दूर। तो मतलब थियोरेटिकल सीज फायर जो यहाँ पर हो रखा है इसराइल और लेबनान के बीच में हिजबुल्लाह के साथ, वो यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है, दैट्स देयर। बाकी एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस, और इसमें बहुत सारी टर्म्स हैं जो मैंने आपके लिए मेंशन कर रखी है, मैप ड्राइंग इंस्ट्रक्शंस भी हैं कुछ कुछ, ये सब आपको प्रैक्टिस करना है, और ये आप गूगल फॉर्म पर यहाँ पर क्लिक करके एक्सेस कर सकते हो। एक ये न्यूज एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, पेज 14 पर ये आया था। बेसिकली इसका जो हेडिंग है वो ये है, ओल्ड लॉज न्यू टेक मैसिव लिटिगेशन पॉइज्ड टू डिफाइन 2026। ये साइंस एंड टेक, एथिक्स, इन सब चीजों से रिलेटेड है, क्योंकि 2026 के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि जो लीगल फ्रेमवर्क्स है हमारे, वो राइजिंग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से पेस नहीं रख पा रहे, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स बहुत हो रहे हैं, एंटी ट्रस्ट इश्यूज, एआई इश्यूज, बहुत सारे जो एमएनसीज हैं वो यहाँ पे वायलेट कर रहे हैं पीपल के राइट्स को। और बहुत सारे एमएनसीज आप देखोगे, जैसे आज के समय में एआई की वजह से जो बड़ी बड़ी एमएनसीज हैं, बड़े बड़े फर्म्स हैं, वो अपने हर एक सर्विस में एआई इंक्लूड कर रहे हैं और उसका पैसा कस्टमर से अलग मांग रहे हैं। ये आपने नोटिस किया होगा कि अब आपके पास ऐसे बहुत सारे एआई इंटीग्रेटेड टूल्स के एड्स आते होंगे जहां पे आपको पे करना ही पड़ता होगा। तो एक एवरेज जो कंज्यूमर है, एक एवरेज जो मिडिल क्लास पर्सन है, उस पर इसका इम्पैक्ट पड़ता है। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे हाई स्टेक डिस्प्यूट्स और हैं कि एमएनसीज यहाँ पे डेटा को मॉड्यूलेट करती हैं, और उस हिसाब से जो पीपल की प्राइवेसी उस पर इम्पैक्ट होती है, हमारी कंज्यूमर की चॉइस पर इम्पैक्ट पड़ता है। यहाँ पे एआई के बारे में भी ऐसा कहा जा रहा है कि एआई से बहुत सारी चीजें यहाँ पे, जैसे अब यहाँ पर ऑटोमेटेड प्राइसिंग सॉफ्टवेयर है ना, यूजिंग नॉन पब्लिक कंपिटिटर डेटा। तो अब इससे यहाँ पर इलीगल प्राइस फिक्सिंग हो जाती है, जिसमें इंडस्ट्री टाइटन्स जो हैं वो एक स्मोक फिल्ड रूम में मिलके और फिर प्राइस डिसाइड कर देते हैं। सो ये सब इश्यूज हमें देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ साथ प्राइवेसी एंड वायर टैपिंग पर भी यहाँ पर इश्यूज देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जो कोर्ट्स हैं दे आर बीइंग आस्क्ड टू अप्लाई 1967 वायर टैपिंग लॉज टू मॉडर्न वेबसाइट ट्रैकिंग टूल्स लाइक मेटास पिक्सल व्हिच ट्रैक्स विजिटर एक्टिविटी। क्योंकि ये जो टूल्स है जैसे मेटा का पिक्सल, ये विजिटर की एक्टिविटी को पूरा ट्रैक करता है। तो उस हिसाब से लॉ में यहाँ पे ऐसे प्रोविजंस होने चाहिए कि मॉडर्न वेबसाइट्स जो हैं इनको इनके ऊपर इस तरीके के जो लॉज हैं वायर टैपिंग के, वो लगाए जाए जो ट्रेडिशनली फोन लाइंस पर लगाए जाते थे। इसी के साथ साथ कॉपीराइट इश्यूज हैं, टेक जायंट्स के अगेंस्ट बहुत सारे अनरिजॉल्व, जिसकी वजह से टेक जायंट्स कॉपीराइट्स का वायलेशन तो करे लेकिन उनके ऊपर जो इश्यूज हैं, जो केसेस हैं वो रिजॉल्व नहीं हो पा रहे, है ना। जैसे एआई मटेरियल जो है, चाहे ओपन एआई का चैट जीपीटी हो, चाहे गूगल के एआई के बहुत सारे टूल्स हो, इन सारे टूल्स में यहाँ पर कॉपीराइटेड मटेरियल यूज किया जा रहा है। ऐसी बुक्स जो कि पब्लिक डोमेन में नहीं है वो यूज की जा रही है मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए। तो क्या दिस इज दिस कंस्टिट्यूटिंग फेयर यूज और और इट्स अ ट्रांसफॉर्मेटिव कंटेंट। तो ये, और इसके साथ साथ एथिकल इश्यूज और हैं, बहुत सारे ऐसे डीप फेक्स हैं, एआई जनरेटेड डीप फेक्स,
मॉफ्ड इमेजेस हैं, अभी ग्रॉक का इशू चल रहा था तो सेंटर ने ग्रॉक को एक एडवाइजरी इशू की थी, है ना, क्योंकि ग्रॉक से आप किसी भी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल पर्सन के ऐसे आप मॉफ्ड इमेजेस बना सकते हो, है ना। तो नॉन कंसेंचुअल इमेजरी है जिससे कि नए लेजिस्लेशन जैसे यूएस ला रहा है टेक इट डाउन एक्ट, कि कोई सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा अपलोड हुआ डीप फेक तो उसको टेक डाउन किया जाए। बट लेटर ऑन तो हम ये चैलेंज रहेगा कि क्या हम डीप फेक को आइडेंटिफाई भी कर पाएंगे, अभी तो आइडेंटिफाई कर देते हैं बट लेटर ऑन विल इट बी आइडेंटिफाइड, ये भी एक मेजर इशू है। तो इसका जो लिंकेज है सीधा सीधा हमारे लेजिस्लेशन से, जैसे आईटी एक्ट है, ये प्राइमरी लॉ है लेकिन ये पुराना हो चुका है काफी। इसके साथ साथ हम डेटा प्राइवेसी के लिए बीएन श्री कृष्णा, क्योंकि पुट्टास्वामी जजमेंट आया उसके बाद, उसके जस्ट बाद बीएन श्री कृष्णा कमेटी बिठाई गई सो एज टू इंश्योर द राइट टू प्राइवेसी ऑफ सिटीजन, और उसकी रिकमेंडेशंस के ग्राउंड्स पर यहाँ एक इवॉल्व होते होते हम एक एक्ट लेकर आए, डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन यहाँ पर एक्ट। अब ये जो एक्ट है ये लैंडमार्क प्राइवेसी लॉ है जिसमें डेटा फिड्यूशरी की ऑब्लिगेशंस बताई गई हैं। किसी कंपनी ने आपका डेटा कंट्रोल किया है या लेके रखा है तो वो डेटा फिड्यूशरी है। चिल्ड्रन के सेफगार्ड्स, आपके सेफगार्ड्स, गवर्नमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये सब बताए गए, लेकिन गवर्नमेंट के ऊपर लाइबिलिटीज, गवर्नमेंट के ऊपर जो डेटा है उसको सिक्योर रखने की यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कम रखी गई। तो ये भी एक मेजर चैलेंज है, यहाँ पर क्रिटिसिज्म है। इसके साथ साथ बहुत सारे जो मशीन लर्निंग टूल्स हैं उनमें खुद में बहुत बार ह्यूमन बायसेस होते हैं, तो ये डिस्क्रिमिनेटरी आउटकम्स होते हैं इनमें, है ना, इसे एल्गोरिथमिक बायसेस कहते हैं। जैसे मैं बैंक में गई और मैंने लोन मांगा, अब मान लो मशीन लर्निंग जो प्लेटफॉर्म है वो मेल्स के डेटा पर ही ट्रेंड है, तो ये मेरा लोन रिजेक्ट कर देगा डिस्पाइट द फैक्ट दैट आई वाज कंप्लीटली एलिजिबल टू गेट अ लोन। क्यों? क्योंकि इसका डेटा इस तरीके से ट्रेंड है, इसका बायस है, एल्गोरिथमिक बायस है कि फीमेल्स को लोन नहीं देना। दैट्स देयर। ऐसी प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट की अगर हम बात करें तो बहुत बार जो मेथड्स यूज की जाती हैं कि स्टेट इंटरफेरेंस जस्टिफाइड है या नहीं है ना, उसमें प्रोपोर्शनैलिटी डिसाइड करना बहुत मुश्किल होता है कि क्या स्टेट का मेथड प्रोपोर्शनल था टू इंश्योर सिक्योरिटी, या फिर वो काफी ज्यादा आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो गया। सो दैट्स देयर। इसके साथ साथ आईटी एक्ट का सेक्शन 69A भी है जिसमें स्टेट को पूरा एम्पावर किया गया है कि वो कंटेंट को ब्लॉक कर सकते हैं जो सॉवरेनिटी को यहाँ पर इम्पैक्ट करे, सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन बहुत बार ये जो बिग टेक है हमारा, जैसे ट्विटर हुआ, ये आड़े हाथ आ जाते हैं गवर्नमेंट के, लॉबिंग करते हैं और ये इस तरीके के स्टेप्स को रोकने की कोशिश करते हैं, गवर्नमेंट के स्ट्रॉन्ग स्टेप्स को। इसके साथ साथ यहाँ पर ट्रिप्स से कंप्लायंस का भी इशू है क्योंकि बहुत सारे ऐसे इशू कॉपीराइट और पेटेंट के हैं। तो अब इंडिया और डेवलपिंग कंट्रीज के ऑलरेडी इल्जाम लगाया जाता है कि हमारा पेटेंट रिजीम अच्छा नहीं, ऑल्दो हम लोग काफी स्ट्रेंथन कर चुके हैं इसको इंडिया के 2016 की पॉलिसी के थ्रू भी, और इसके साथ साथ यहाँ पर डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ ये डीपीआईआईटी के थ्रू भी हम इसको काफी मजबूत कर चुके हैं धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इस डिपार्टमेंट को भी स्ट्रेंथन किया है और बहुत सारी चीजें ये सब चीजें हमने की है, बट स्टिल ये मतलब दिस इज शोइंग कि हमें अभी और कितना ज्यादा करने की जरूरत है विथ राइजिंग टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस, विथ राइजिंग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं उस हिसाब से हमारी ये जो रिजीम है, जो एफर्ट्स हैं पिछले कुछ साल के, ये भी कमजोर पड़ सकते हैं। सो दैट्स देयर। और देखो, दिस इज कॉल्ड जेवंस पैराडॉक्स कि एआई डेटा प्रोसेसिंग को तो एफिशिएंट बना रहा है लेकिन डेटा मिसयूज के जो रिस्क हैं वो भी यहाँ पर इंक्रीज हो रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर जो बिग टेक है इसका एंटी कॉम्पिटिटिव बिहेवियर जो है, जैसे अब गूगल है, गूगल कितनी बड़ी पावर है, गूगल चाहे तो किसी कंपनी को इजीली जहां पर डिस्ट्रॉय कर सकता है बेस्ड ऑन द वास्ट डेटा अमाउंट्स अवेलेबल एंड बेस्ड ऑन द वास्ट प्रिविलेज अवेलेबल टू गूगल, है ना। तो ये कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस, ये जो एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस हैं, इसके लिए हमारे पास क्या है, कॉम्पिटिशन कमीशन यहाँ पे बिठाया गया है कॉम्पिटिशन एक्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन ये सब पुराने फ्रेमवर्क्स हैं, 20 साल से ज्यादा हो गए इन चीजों को। तो क्या ये कितने फिजिबल हैं, दैट इज ऑल्सो मैटर ऑफ डिबेट। इसके साथ साथ सर्विलेंस कैपिटल भी है, कैपिटलिज्म भी है कि यहाँ पर सिस्टम में मतलब सारे लोगों को एक तरीके से पेनॉप्टिकन ट्रीट किया जा रहा है, एक ओपन जेल है एक तरीके का, और सारे लोगों की एक्टिविटीज को सर्विलेंस में रखा जा रहा है इन अ वे, क्योंकि अब बहुत सारी आईडीज बननी है। देखो, आधार आईडी, अपार आईडी, कहने को वॉलंटरी है लेकिन सबके पास बनी हुई है ना, डिजी लॉकर हुआ और बहुत सारी चीजें हुई ऐसी छोटी छोटी। तो अब आपके इतना डेटा इतनी तरफ दिया हुआ है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में कि आपका क्या सर्विलेंस हो रहा है, क्या आपके ऊपर यहाँ पे नजर रखी जा रही है, वी डोंट नो। इसके साथ साथ एथिक्स का भी इशू है कि एआई एक डिपेंडेबल सोर्स है भी या नहीं है एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन मेकिंग का, क्योंकि एआई को इस एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन मेकिंग में भी यूज किया जा सकता है। तो ये हमारा यहाँ पर पूरा एनालिसिस रहा आज के न्यूज़पेपर का। क्विक टेकअवेज हैं कुछ जो आपको ध्यान रखने ही रखने हैं यहाँ पर, ये सारी चीजें, ये सारे फैक्ट्स हैं, है ना। लिटनी रिवर वगैरह भी ध्यान रख लीजिएगा, और बाकी
फिर मैं आपसे मिलती हूँ कल के एनालिसिस में, और बाकी तैयार रहिए और अपने एग्जाम के लिए, प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए तैयारी करते रहिए। लाइक शेयर कमेंट, गूगल फॉर्म नीचे फिल कर दीजिएगा, ये कंटेंट, ये पीडीएफ आपको एज इट इज मिल जाएगा अनअनोटेटेड, और कोई सपोर्ट हो वो भी मेरी तरफ से मिल जाएगा। बाकी टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक भी नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच।